अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फटफाट, मज़े में, खैरियत से जनाब। जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। इसी मेरे आगाज़ से जो है वो सुबह का आगाज़ होता है, मेरी इसी बात से जो है वो डेली मैं आगाज़ करती हूँ। और ये एक ऐसी दुआ है जो सबके लिए है, जो भी मेरा प्रोग्राम देखते हैं, जो लोग भी जो है वो इसको पसंद करते हैं, तमाम लोगों के लिए जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है हमारे मॉर्निंग शो में, जो भी इसका जो है वो पार्ट है, हिस्सा है, उन तमाम लोगों के लिए कि आप जहाँ रहें खुश रहें, इन परेशानियों में भी, इन टेंशनों में भी, और इस सेकंड स्पेल ऑफ कोरोना में भी, कि जहाँ पर इतना रोज़ ब रोज़ जो है वो हमें आए दिन जो है वो जो खबरें देखने को मिलती हैं, जो न्यूज़ मिल रही है, और समेत हमारे अपने जो है वो सेशन के भी, कि हम जाहिर है कि आपको भी अपडेट रखते हैं कि कितने पेशेंट्स आ गए, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो कोविड का सेकंड स्पेल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कि पाकिस्तान ही इससे मुतासिर हो रहा है, बल्कि दूसरे ममालिक भी। जैसे मैं कल आपको बता रही थी कि बरतानिया में जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल है, फिर बेल्जियम में जो है वो वहां पर जो है वो कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसी तरह पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है वो तस्दीक हुई है कोरोना पेशेंट्स की, और वहां पर भी स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी वजीर खारजा की और दूसरे हमारे जो बड़े लोग हैं उनकी जो है वो बयानात जो है वो सामने आ रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि मुआशी तौर पर जो है वो लोगों को दोबारा डिस्टर्बेंस ना हो, माशी चीज़ें जो है वो अपने लेवल पे जो है वो चलती रहें, और इसके मतलब इसके बिहाफ पे हम जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है वो सेट करते रहें। ऐसा ना हो कि हमें तमाम चीज़ें दोबारा से जो है वो लॉकडाउन की तरफ जो है वो जाना पड़े। तो चले, बहुत बेहतर है कि अगर जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रही है और साथ साथ लेके चल भी रहे हैं कि अगर जो है वो माशी तौर पर ऑलरेडी जो है वो बहुत नुकसान हो चुका है कोविड के हालात में, लोग जॉबलेस हो चुके हैं, इतने लाखों लोग जो है वो घर पर बैठे हैं जिनके पास जो है वो जॉब्स नहीं है, जो परेशान हाल है, जिनकी रोज़ जो है वो एक ही सिचुएशन होती है कि अब हमें कल जॉब मिल जाए, परसों जॉब मिल जाए, लेकिन कोविड की सिचुएशन में एकदम जो है वो इस सिचुएशन में आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी सिचुएशंस के होते हुए भी दुआ यही है कि अल्लाह ताला जो है वो इन तमाम परेशानियों को, तकलीफ़ों को जो है वो दूर करे, और आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने साथ रहने वालों का ख्याल में इसलिए भी लाजमी आप लोगों को जो है वो कहती हूँ कि जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे वो लोग हैं कि जिनके पास अभी जॉब्स नहीं हैं या जो फ्रस्ट्रेट हुए हैं, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, उनका साथ दें, उनका सहारा बने। इस वक्त में अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसको ज़रूर जो है वो अकोमोडेट करें, क्योंकि किसी को अकेला छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब दौर इस तरह का आ गया है, महंगाई इस कदर हो गई है कि लोग एक दूसरे का जो साथ देते थे, जो इतना बड़ा दस्तरखान बिछाते थे लोगों के लिए, अब वो भी जो है वो परेशान है। मैं उनसे भी जब जो देखती हूँ, उनकी तरफ भी देखती हूँ, बात करती हूँ, तो वो भी यही कहते नजर आते हैं कि इतना सब कुछ हो गया है कि अब हम लोगों के लिए शायद उस तरीके से जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी ही जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, और इस पर जो है वो सोचने समझने की भी जो है वो ज़रूरत है, और साथ में जो है वो हमें ये भी सोचना है कि अब हमें आगे जो है वो क्या करना है। तो ये सिचुएशन सारी जो है वो साथ साथ चलती रहेंगी। अल्लाह ताला हम पर रहम करे, और ये सेकंड स्पेल जो कोरोना का आ गया है, इसमें अब अल्लाह ना करे कि हम जो है वो प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ जाएं। लोग अपनी हिफाजत खुद करें, आप लोग मास्क वेयर करें, अपना जो है वो ख़ास ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें। नहीं तो खुदा ना खास्ता अगर फिर दोबारा से लॉकडाउन की सूरत हाल होगी तो आप सोच सकते हैं कि मामला और हालात जो है वो फिर कहाँ जाएंगे। तो हिफाजत खुद कीजिए, अपने आप को खुद जो है वो सिक्योर करें। बिला वजह घर से बाहर निकलने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं है। आप उस वक्त जो है वो घर से बाहर निकलें जब कोई बहुत ज़रूरी आपको जो है वो काम है, या आपने जॉब पे जाना है, और अगर जॉब पे भी जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी जो है वो क्रिएट करें। इसके साथ ही आज चलते हैं सबसे पहले आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ, और आपको बताते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है वो डिफरेंट क्या हो रहा है। तो सबसे पहले टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी जनाब, तो आज आपको हम बताने ये जा रहे हैं कि चीन का पहला खलाई मिशन आइंदा बरस मई में मरीख पे उतरने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, मई में जो है वो ये जो खलाई मिशन एक चीन ने जो है वो रवाना किया था मरीख की तरफ, ये मई में जो है वो मरीख पे उतरेगा, और मरीख की तमाम खबर और जितने भी मामलात हैं वो तो सारे जो है वो इस मिशन के ज़रिए, इस खलाई मिशन के ज़रिए जो है मरीख के हालात और मामलात जो है वो पहुँचेंगे दुनिया वालों तक, यानी ज़मीन वालों तक, और फिर जो है वो इसकी रसाई हासिल कर सकेगा तमाम मीडिया, तमाम जो है वो इंटरनेट, और वहाँ पर आपको जो है वो इसकी तमाम खबर जो है वो मिल सकेगी। चीन की तियानवेन
वन नामी खलाई गाड़ी लॉन्ग मार्च 5 नामी रॉकेट के जरिए रवां साल जुलाई में जजीरा हिनान से मरीख की जानिब रवाना की गई थी। चीन ने मरीख की तस्कीर के लिए अपना पहला खुद मुख्तार खलाई मिशन जो है वो रवां साल जुलाई में रवाना किया था, जो करोड़ों किलोमीटर का फासला तय करने के बाद मई 2021 तक मरीख के मदार में पहुंच जाएगा। कबल चीनी हुकाम ने कहा था कि लगभग 5.5 करोड़ किलोमीटर का जो सफर तय करके फरवरी 2021 तक मरीख के मदार में जो है वो दाखिल हो जाएगा। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक, राइटर्स के मुताबिक और दूसरे जो एजेंसीज हैं उनके मुताबिक जो है वो उनका हुकाम का यही कहना है कि मिशन अगले साल फरवरी की बजाय मई में मरीख के मदार में पहुंचेगा। चीनी मिशन में मरीख के मदार में चक्कर लगाने वाले खलाई जहाज और सैयारे की सतह पर उतरने वाली खलाई गाड़ी जो है वो शामिल है, और ये मिशन मरीख की सतह के नीचे पानी और जिंदगी के इम्कानात का जायजा लेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे चांद पे पानी और इसका जो है वो ऑक्सीजन का जो है वो जायजा लिया गया कि कितने हद तक है, तो आपने देखा कि वहां पर अभी मैंने आपको जो पिछले अपने प्रोग्राम्स में अपडेट किया कि चांद पे जो है वो पानी के ज़रात नजर आए, पानी के असरात नजर आए, और पानी जो है वो वहां पर मौजूद है। इट्स मीन के ये तमाम चीजें जो है वो शो ऑफ करती हैं कि वहां जिंदगी के आसार जो है वो मुमकिन है। इसी तरह मरीख पर भी जो है वो ये देखना है कि वहां पर जो है वो पानी के असरात जो है या नहीं है, वहां पे कितने असरात हैं, कितने नहीं है, और वहां पर जिंदगी जो है वो कितनी पॉसिबल है और कितनी पॉसिबल जो है वो नहीं है। ये तमाम चीजें जो है वो चलती रहेंगी। और साथ साथ जो है वो मरीख मिशन के तर्जुमान का ये भी कहना है कि जुलाई में जमीन की खला में भेजा जाने वाला खलाई जहाज जो मरीख का है उसके शुमाली निफ्स कुर्रे के एक मैदान यूटोपिया प्लाटिनिया में जो है वो इसको उतारा जाएगा। अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात भी रवां बरस मरीख के लिए जो है वो अपने खलाई मिशन जो है वो रवाना कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं, और खलाई मिशन मरीख की जानिब गामजन है। ताहम देखना यह है कि अमेरिका का भी और यूएई का भी जो है कब तक जो है वो खलाई मिशन जो है वो वहां तक जो है वो पहुंच जाएगा। बहरहाल अमेरिका और स्वेद के बाद चीन तीसरा मुल्क बन जाएगा जिसने 2003 में अपने रॉकेट में किसी इंसान को खला में भेजा है। और ये एक आप यकीन कीजिए कि अमेरिका ने इससे पहले जो है वो ये तजर्बा किया था, और उसके बाद जो उनका तजर्बा ये कामयाब रहा था, उसके बाद चीन ने कहा कि अमेरिका ने जो जो तजर्बात किए ना वो हमने भी करने हैं। और चीन आपको पता है कि सेकंड पावर है, और वो हर जगह पर जो है वो चीन अपने मामलात में जो है वो आगे है, और चीन हमारे दोस्त ममालिक में से जो है वो एक है। और अब ये तजर्बा जो है वो चीन का पहला खलाई मिशन जब आइंदा बरस मई में जो है मरीख पे उतरेगा तो वहाँ के हालात और वाक़यात क्या होंगे उसकी अपडेट्स भी जो है वो इंशाल्लाह हम आपको जरूर देंगे। लेकिन अभी हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि मरीख के हवाले से जो भी सिचुएशन होती है या वहाँ की जो भी रिपोर्ट आती है या गाहे बगाहे जो है वो जिस तरह भी ये टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है वो हम आपको जो है वो अपने प्रोग्राम में अपडेट करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि ये जो सैयारे हैं जब ये ज़मीन के गिर्द जो मदार करते हैं तो ये अब ये साइंसदान भी हैरान है, माहिरीन भी हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया कि मरीख पे, चांद पे पानी के असरात भी हैं और ऑक्सीजन भी है, और ये तमाम चीज़, ये सारी चीज़ें ज़मीन से जो है वो उनको मिल रही हैं। जैसे एक राउंड में एक सिचुएशन जो है वो घूमती है, जिंदगी भी ऐसे मदार में घूम रही है, कभी अच्छा है तो कभी बुरा है, कभी दिन है तो कभी रात है, इसी तरह से जो है वो ये सिचुएशन भी है। इसी के साथ जनाब अभी हम बढ़ते हैं टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन सबसे पहले टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी। जनाब छुट्टी लेकर अगर कोई आए तो फिर उसका दिल नहीं करता कि वो वापस जाए, और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क से जो पाकिस्तान आते हैं छुट्टी पर, उनका तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि वो फिर वापस जो है वो वहाँ जाएं, क्योंकि बाहर के मुल्क में काम करना, दिन रात मेहनत करना और अपनों का पास ना होना, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को जहनी तौर पर जो है वो हर वक्त परेशान रखती हैं। अब अगर मैं सऊदीया की बात कर लूँ तो सऊदीया में काम करना इतना आसान नहीं है। सऊदी हुकूमत के जो भी तौर तरीके हैं वो पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। उसकी वजह ये कि पाकिस्तानियों को तो काम करने की उस तरह आदत नहीं है, जिस तरह से जो है वो वहाँ पूरा प्रॉपर इस्लामिक जो है वो कानून नाफिज है, वहाँ पर आप एक भी गलती करें तो मामला जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह सऊदीया से छुट्टी पर आए पाकिस्तानी अगर वापस अपने बताए हुए टाइम पर नहीं जाएंगे तो फिर उनको जो है वो क्या जनाब उन पर पाबंदी लग सकती है। इसके हवाले से अपडेट जो है वो मेरे पास जो है वो मौजूद है, और मैं आपको बताती हूँ कि इस कानून शिकनी की बिना पर इनका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। बताया जाता है कि सऊदी कानून के मुताबिक वो अफराद जो छुट्टी पे जाने के बाद वापस नहीं आते वो कानून शिकनी के मुर्तकिब होते हैं, और फिर ऐसे अफराद जो कि एग्जिट री एंट्री वीजे पर जाकर वापस नहीं आते, इनके अमल का असर कंपनी या कफील पर पड़ता है। इस तरह कंपनी का एक वीजा जो होता है वो जाया हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनी या कफील को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है।
है। एग्जिट री एंट्री की खिलाफ वर्जी के रुझान के खात्मे और कफीलों और कंपनियों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ऐसा कानून मुरतब किया गया है कि ताकि लोग जो ऐसा करते हैं उनका तदारुक किया जा सके और ऐसे अफराद जो एग्जिट री एंट्री कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं इन्हें सजा के तौर पे 3 बरस के लिए सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और वो दोबारा वहां पर ना आ सकें। मज़कूरा मुद्दत तक किसी भी दूसरे वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकेंगे वो लोग। और बहुत गलत बात है कि आप छुट्टी लेकर जो है वो वहां से आए और फिर वहां से भाग आए और आपके जो पीछे कंपनी है या आपका जो कफील है, क्योंकि वहां कफील सिस्टम है, जो अरब ममालिक है वहाँ कफील सिस्टम है और खासतौर पर सऊदीया में कफील सिस्टम है, तो वहाँ पर आप अपने कफील के थ्रू ही सब कुछ कर सकते हैं, आप खुद कुछ नहीं कर सकते। और वहाँ पे कफील क्या करते हैं कि वो पाकिस्तानियों का पासपोर्ट लेके अपने पास रख लेते हैं, लेकिन बहुत कफील अच्छे भी होते हैं कि जो पाकिस्तानियों को सपोर्ट भी करते हैं। अब अच्छे बुरे लोग तो सब जगह जो है वो इकट्ठे होते हैं ना, किसी पर स्पेसिफिक हम जो है वो कोई मोहर नहीं लगा सकते। तो अब सऊदी अरब ने जो है वो एक ऐसा कानून बना दिया कि जो छुट्टी पर आएगा और वापस नहीं आएगा उसको 3 साल के लिए सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग बात। तो जनाब अब ये पाकिस्तानी सारे सुन लें कि जो छुट्टी पर आएगा उसे छुट्टी वाले दिन से पहले पहले जो है वो वापस सऊदी अरब जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो आप ब्लैक लिस्ट करार दे दिए जाएंगे, चाहे वजह कुछ भी हो, चाहे आप जो है वो सिर्फ छुट्टी पर ही आए और आपने वापस जाना आपका मकसद हो भी, लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते तो 3 साल के लिए आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो बराए मेहरबानी बाहर के मुमालिक में पाकिस्तानियों की इज्जत जो है वो उनके अपने मुल्क से है, हमारे मुल्क से है। हम बीइंग अ पाकिस्तानी हमें चाहिए कि हम कानून को फॉलो करें। पाकिस्तान में तो करते नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके कवानीन है, उन्होंने ये बनाए हैं, सबके लिए बराबर है, किसी एक इंसान के लिए नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बनाए हैं, उन्होंने अपने लिए भी बनाए हैं, सबके लिए बनाए हैं, तो पाकिस्तानियों को भी ये फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये तो थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई सऊदी अरब के हवाले से और पाकिस्तानियों के हवाले से कि जो आएगा उसे वापस तो जाना है और छुट्टी खत्म होने से एक दिन पहले आपको सऊदी अरब पहुंचना है, वरना आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर पाकिस्तान में कर दिया जाए कि छुट्टी लेके यहाँ पे लोग जो है वो फिर छुट्टियों पे ही चले जाते हैं और उसके बाद जो है वो अपने काम पे आना जो है पसंद नहीं करते, उनको भी अगर 3 साल के लिए जो है वो जॉब से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए कि वो पाकिस्तान की किसी कंपनी में या किसी जगह काम ही नहीं कर सकते, तो सोचें कोई छुट्टी नहीं करेगा और सब लोग जो है वो अपने टाइम टू टाइम जो है वो आएंगे। तबीयत खराब होगी तो भी मेरी तरह जो है वो ड्यूटी दे रहे होंगे। तो जनाब ये सारी चीजें जो है वो फिर होती है जब बंदे को पता हो कि आपके आगे पीछे जो है वो कोई इश्यूज नहीं है और आपके आगे भी कुछ नहीं है और पीछे भी कुछ नहीं है, तो फिर बंदा चुप करके काम में लगा होता है। और जिनको पता हो कि हमें आगे जाके जो है वो हम इधर बैठ जाएंगे, हम उधर बैठ जाएंगे, हम ये कर लेंगे, वो फिर डिटर्मिनेशन से अपना काम नहीं करते हैं। इसी वजह से कानून जो है वो बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज हम हेल्थ के हवाले से बात करेंगे, तो सबसे पहले चलते हैं टुडे हेल्थ की तरफ। जी जनाब, अभी हेल्थ के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। खास तौर पे अभी पिछले दिनों आपने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो है वो अवेयरनेस जो है वो काफ़ी टेलीविजन पे भी, सोशल मीडिया पे भी, हुकूमत की तरफ से भी जो है वो दी गई। खास तौर पे ख़वातीन में जो ब्रेस्ट कैंसर की जो अलामात हैं जिनका ख़वातीन को पता ही नहीं होता है, उसकी तस्दीक कैसे मुमकिन है, आप इन अलामात का पता कैसे चला सकती हैं, आप खुद से कैसे जो है वो ये पता लगा सकती हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला जो है वो आपके साथ है या नहीं है। तो उसके लिए हुकूमत पंजाब ने जो है वो एक ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी है और ये खास तौर पे जो है वो ख़वातीन की ये जो शरह बढ़ रही थी ब्रेस्ट कैंसर की, उस हवाले से जो है वो हुकूमत पंजाब की एक स्मार्टफोन ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, जिससे घर बैठे ख़वातीन अंदाज़ा लगा सकेंगी कि खुदा ना खास्ता कहीं उनमें ये सिम्टम्स या अलामात तो नहीं है कि आप इस मर्ज़ में किस हद तक जो है वो आपके अंदर पाया जाता है या नहीं। ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तानी ख़वातीन में पाया जाने वाला एक ऐसा ख़तरनाक किस्म का जो है वो मर्ज़ है कि जिसमें 20% ख़वातीन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की जो है वो इससे इफेक्ट हो चुकी हैं। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ काम करने वाली समाजी तंजीम पिंक रिबन के इदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की 1 करोड़ 20 लाख खवातीन किसी न किसी तरह इससे मुतासर हैं और पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से सालाना 40,000 जिंदगियां जो है वो ज़ाया हो जाती हैं, जबकि इसका शिकार होने वाली खवातीन इंतहाई नौजवान खवातीन भी इसमें जो है वो शामिल हैं। तो इस सूरत हाल में हुकूमत पंजाब का ऐप मुतारिफ करवाना खुश आइंद है कि इससे लोगों को ज़रा पता चल जाएगा, अवेयरनेस आएगी और इस हवाले से जो है वो आप इस ऐप को जो है वो क्लिक कीजिए, इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है वो मौजूद होगी और आप जो है वो किसी भी वुमेन क्लिनिक पर जाकर जो है इसकी मजीद इन्फॉर्मेशन भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। आपका जो है वो स्क्रीनिंग डेस्क भी वहाँ पर जो है वो मौजूद होंगे। मतलब आप खवातीन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रह गया है, एक क्लिक पर आप जो है वो अपनी सेहत के हवाले से जो इतने लापरवाह हैं खवातीन भी पाकिस्तान में और मर्द हजरात भी, और मैं आपको सही बात बताऊं सिर्फ खवातीन में ही नहीं,
ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मर्द हजरात में भी जो है इस वक्त बढ़ रहा है और मर्द हजरात भी जो है वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इससे आगाही हासिल करना तमाम लोगों के लिए जरूरी है, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं। तो आप लोग जो है वो इस ऐप से फायदा उठाएं और इस ऐप को जो है वो देखें, परखें, और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई सिम्टम्स जो है वो आप में मौजूद हैं तो फौरी तौर पर इसके इलाज के लिए जो है वो डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि हमें पता तब चलता है जब कैंसर आखिरी स्टेज पर होता है और फिर लोगों की जिंदगियां बचानी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो एक आगाही ऐप है, इससे फायदा जरूर उठाएं खवातीन, और इसको जो है वो डाउनलोड करें और इससे जो है वो देखें कि आप इस इंफॉर्मेशन से जो है वो कितना मुस्तफीद हो सकती हैं। इसी के साथ आपको जो है वो हम बताते चलें कि आज जो हमारे पास जो टुडे मूवी के हिसाब से जो हम आज आपको साथ जो है वो बात करने वाले हैं वो भी कुछ इंटरेस्टिंग ही है, लेकिन उससे पहले हमें जाहिर बात है कि बढ़ना है आज टुडे मूवी की तरफ। जनाब, मूवी के हवाले से अगर जिक्र करें तो पाकिस्तानी मूवीज जो हैं वो अब अपना एक मियार डेवलप करने में बहुत हद तक कामयाब नजर आती हैं। ऑस्कर अवार्ड के लिए भी जो है वो नामजद की गई फिल्म, और परवाज़ है जुनून जो है वो इसके लिए जो है वो नामजद हुई। फिर उसके बाद जो है वो अब अहमद अली बट अपनी पहली गैर मुल्की फिल्म में जो है वो कास्ट हो चुके हैं, और ये फिल्म जो है वो क्या है इसकी मैं थोड़ी सी जो है वो डिटेल आपके सामने जो है वो बता देती हूँ। अपनी मुनफरिद कॉमेडी से शोहरत हासिल करने वाले हमारे एक्टर जो है अहमद अली बट, उन्होंने अपनी पहली गैर मुल्की फिल्म जो है वो साइन कर ली है और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे तस्वीर भी जो है वो इसकी शेयर की है। इस गैर मुल्की पंजाबी फिल्म का नाम है फट्टे देंदे चक पंजाबी। चक पंजाबी या चक पंजाबी, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, क्योंकि मुझे ज़्यादा पंजाबी नहीं आती है। तो ये जो भी आप समझें आप इसको वही बना लें, चक चक ही होगा। तो शूटिंग का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है और अदाकार ने अपनी पहली गैर मुल्की पंजाबी फिल्म जो है वो साइन की है। और अहमद अली बट माशाल्लाह यहाँ पर कॉमेडी के जो है वो बादशाह, आप इन्हें एंकरिंग करते हुए भी देखते हैं, मुख्तलिफ ड्रामास में जो है वो बड़ी अच्छी सुपरहिट जो है वो इनकी अदाकारी है। अब इन्होंने पहले जो है वो पहली दफ़ा कोई गैर मुल्की पंजाबी फिल्म जो है वो साइन की है और ये इस पर बहुत एक्साइटेड भी हैं, और साथ ही साथ जो अपने साथी अदाकारों के इनके बयान भी जो है वो सिलसिले जो है वो चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फटे देंदे चक पंजाबी या चक पंजाबी, यार जो भी है व्हाटएवर, लेकिन ये इसमें जो है आइंदा साल ईद उल अज़हा पर के मौके पर जो है वो ये रिलीज़ हो रही है। और पंजाबी में आप जो मर्जी कर लें, आप मेरी पंजाबी ठीक नहीं करवा सकते, हालांकि मेरा ताल्लुक पंजाब से, प्योर पंजाब से, लेकिन फिर भी पंजाबी में जो है वो गुलाबी पंजाबी आ जाती है। तो ये अहमद अली बट को हम जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट भी कहेंगे, खास तौर पे आपको जो है वो कहेंगे कि चले जी अच्छी बात है, आपने गैर मुल्की पंजाबी फिल्म साइन की है, एक नया एक्सपीरियंस होगा, नए लोगों के साथ जो है वो काम करना, बाहर के भी लोग होंगे, यहाँ के भी जो है वो आर्टिस्ट जो है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो इस फिल्म के हवाले से जो है उनका कहना था कि ये बरतानवी पंजाबी फिल्म में काम करने पर उन्हें बहुत खुशी है, और क्योंकि फिल्म में पाकिस्तानी पंजाबी अच्छे किरदारों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो उन्होंने फौरी तौर पे फिल्म की कहानी के हवाले से जो है वो कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा इसके बारे में जो अभी डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूं, और ना ही ये वाज़ह किया कि फिल्म में वो कैसा किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये फिल्म जो है वो साइन कर ली है। तो हम इस पे अहमद अली बट को जो है वो कंग्रेचुलेट ही कहेंगे, और साथ साथ इनको जो है वो कहेंगे कि आपने जो है वो बहुत अच्छी जो है वो कारकर्दगी दिखानी है। और ये जो बरतानवी एक पंजाबी फिल्म है, इसमें जाहिर बात है मेन लीडिंग रोल में कास्ट होना इतना आसान नहीं होता है, तो इनकी अच्छी कारकर्दगी ने यहाँ तक पहुंचाया। तो ये तो थी आज की जो है वो शोबिस के हवाले से जो है वो खबर जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की और आपको जो है वो बताई कि क्या हालात और वाक़यात और क्या सिलसिले जो है वो चल रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास मौसम का हाल, हमारी बुक और हमारा टूर जो है वो मौजूद है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है क्योंकि मेरी चाय ठंडी हो रही है। मैं इतनी देर में जो अपनी चाय फिनिश करूंगी, आप इतनी देर में जो अपनी चाय बनाकर। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। अब कुछ बात हो जाए जरा मौसम के हालो अहवाल पे। जाहिर बात है कि जब आप मेरी जो है वो साइट पर स्क्रीन पर हवाएं चलते हुए देखते हैं तो आपको भी समझ आ जाती है कि अब मौसम का हालो अहवाल ही बताने लगी हूँ। जी हाँ बिल्कुल, लाहौर की तरफ चलते हैं, लाहौर की बात करते हैं। तो लाहौर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत जो रिकॉर्ड किया गया है वो 30 सेंटीग्रेड है, और कम से कम दर्ज हरारत जो है वो 17 सेंटीग्रेड तक है, और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 41% रहेगा, और साथ हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 8 किलोमीटर। यानी कि कल और आज का दर्ज हरारत जो है वो सेम ही है, ज़्यादा जो है वो फ़र्क जो है वो नहीं पड़ा है। तो लाहौर में तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेंटीग्रेड और कम से कम
17 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी के हिसाब से अगर हम पेशावर का रुख करें, पेशावर की बात करें कि वहां पर जो है वो मौसम कैसा रहेगा या कितने सेंटीग्रेड तक जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 29 सेंटीग्रेड तक रहेगा और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 14 सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 26% रहेगा और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 8 किलोमीटर। यही सूरत हाल कुछ इस्लामाबाद की तरफ अगर चले जाएं तो इस्लामाबाद में आज जरा सूरत हाल थोड़ी सी पेशावर से डिफरेंट है, क्योंकि डेली जो है पेशावर और इस्लामाबाद के दर्जा हरारत जो है वो सेम ही होते हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो है 32 सेंटीग्रेड, यानी लाहौर से भी ज्यादा है और पेशावर से भी ज्यादा है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 13 सेंटीग्रेड तक जाएगा और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 32% रहेगा। हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 13 किलोमीटर। तो आज इस्लामाबाद का जो मिला जुला एक मौसम है उसका जो है वो शहरी अलग ही लुत्फ उठाएंगे। इसके अलावा अगर हम कराची का रुख कर लें तो कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22 सेंटीग्रेड तक जाएगा। इसके अलावा हवा में नमी का तनासुब जो है वो 33% रहेगा और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 21 किलोमीटर। इट्स मीन के कम से कम दर्जा हरारत भी अगर कराची वालों ने जो है वो फील किया तो वो 22 तक जाएगा। इससे ज़्यादा नीचे जो है वो अभी फ़िलहाल जो है वो कराची वाले फील नहीं करेंगे। तो आप सुकून से रहें, मौसम जो है वो प्लेजेंट है, कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है। लाहौर में भी अच्छा मौसम है, पेशावर, ये जो मौसम चल रहा है ना इस टाइम, ये प्लेजेंट मौसम है। ये मौसम मेरा बड़ा फेवरेट है और इस मौसम में, हालांकि इस मौसम में जो है वो बीमारी ज़रा ज़्यादा हो जाती है, प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़रा ज़्यादा बीमार होते हैं, लेकिन ये ऐसा मौसम है कि इसमें आप हर तरह के कपड़े जो है वो वेयर कर सकते हैं। ना बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी है, ना बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी है। एक प्लेजेंट मौसम है जिसमें आप जो है वो अपनी पसंद का ड्रेस जो है वो वेयर करके जा सकते हैं। सर्दियों में तो आप जो है वो कुछ फैशन नहीं कर सकते सिवाय जैकेट्स के और जो है वो स्वेटर पहनने के। हाँ, ये मौसम जो है वो इसमें आप अच्छा ड्रेस जो है वो कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरी तरह ड्रेस कॉन्शियस हैं या थोड़ा सा जो है वो डेली उन्हें कपड़े चेंज करने पड़ते हैं और नई नई वैरायटी जो है वो दिखानी पड़ती है या खुद जो है वो अच्छी फीलिंग जो है वो आती है। अच्छा ड्रेस पहन के आपको खुद से बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हो तो आप खुद से बहुत अच्छा जो है फील करेंगे। तो इसलिए अच्छा लिबास पहनिए और अच्छाई की तरफ जो है वो जाइए। जैसे अच्छी बातें कीजिए, अच्छे लगिए, ये सब चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। और दूसरी बात जो है वो कि हर बंदे की अपनी चॉइस है। इस मौसम में अगर आप चमकीले कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे तो वो आंखों को चुभेंगे, बुरे लगेंगे। तो इस वजह से आप कोशिश ये करें कि जितना आप सॉफ्ट में रहें, ब्लैक में रहें, ब्राउन में, ग्रे में, ये आपके लिए कलर इस टाइम में बहुत बेस्ट है। ब्लू में, पिंक में आप जो है वो ये इस सेशन में, इस मौसम में जो है वो इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मौसम के हिसाब से फिर बदलते हुए मूड्स के हिसाब से जो मेरे जहन में आता है ना, मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूँ और आपको बताऊँ कि अब आपने जो है वो आगे किस तरीके से जो है वो इसको मूव करना है और किस तरीके से आगे चलना है। इसके अलावा जनाब, जाहिर बात है कि मौसम की जहाँ बात होती है, दर्जा हरारत की जहाँ बात होती है, वहीं पे हम टूर पे भी जाते हैं। और सबसे पहले हम जो है वो बढ़ते हैं आज टुडे टूर की तरफ। जी, तो आज का टूर कहाँ का टूर है जनाब? आज हम आपको एक ऐसी जगह की सैर करवा रहे हैं जहाँ का ताल्लुक परियों से है। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ज़रा तस्वीर डिस्प्ले कीजिएगा। आपको बताते हैं कि ये जो है वो एक ऐसी जगह है मिस्टीरियस किस्म की, जिसको परियों से तशबीह दी गई है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये किसी परियों की जगह है। तो ये क्या है मैं आपको बताती हूँ, बेलतत फोर्ट। अब रुख करते हैं जो बेलतत फोर्ट का यूनेस्को की आर्जी सकाफती विरसे के लिस्ट में शामिल बेलतत का किला परियों की कहानियों में मौजूद किसी खूबसूरत परी का घर लगता है। अगर आप इसको बेलतत फोर्ट को देखें तो ये इतना खूबसूरत है कि वाकई ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी परी का घर है। रात के टाइम इसका मंजर कुछ अलग से ही जो है वो डिफरेंट सा ही लगता है। वक्त के साथ साथ जो है वो इसको मुरम्मत किया गया, इसको बनाया गया प्रॉपर तरीके से, और कहा यह जाता है कि ये कोई किला टाइप जो है वो जगह है और ये किला कोई 650 साल पहले बनाया गया था। 650 साल पहले ये किला तरतीब दिया गया था। आप इसको मिनी किला भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो है वो ये इतना खूबसूरत है कि इसकी तज़ीम और आइश जो है वो बाद में होती रही और इसमें बड़ा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का इसको जो है वो बनाया गया। जब यहाँ के शहजादे ने बल्दिस्तान की शहजादी से शादी की तो वो बिलती हुनरमंदों और कारीगरों को अपने हमरा लाई
ताकि वो इस किले की तज़ीन व आराइश कर सके। और इस किले की मौजूदा शक्ल तब की बिलती कारीगरों की ही इनायत शुदा है। 1945 में मीर हुंजा ने इस किले को छोड़कर पहाड़ से नीचे एक और किला नुमा घर बनाया और वहां मुंतकिल हो गए, जिसके बाद ये किला एक वीरान और दहशतजदा जगह का रूप धार गया। लोगों ने यहाँ का रुख करना भी छोड़ दिया और किले से कीमती सामान चोरी होना शुरू हो गया, जो आज तक नहीं मिल सका। रफ्ता रफ्ता इस किले की हालत खराब होना शुरू हो गई और इसके मंदम होने के खदशात बढ़ गए। हमारी लापरवाही ने इसे यूनेस्को की खतरे में मौजूद इमारतों की फहरिस्त में ला खड़ा किया और फिर इस इलाके की सकाफत के लिए शहर की सी जो हैसियत रखने वाली आगा खान ट्रस्ट और लंदन की रॉयल जोग्राफिक सोसाइटी के इश्तराक से इसकी मुरम्मत का काम जो है वो शुरू किया गया, जो 1996 में खत्म हुआ और इस किले को एक अजायब घर की शक्ल दे दी गई, जिसे बिलतत ट्रस्ट चला रहा है। बिलतत का किला कुछ अलतत किला से जो है वो मुमासलत रखता है। इसके दरवाजे खिड़कियां छोटे और खूबसूरत डिजाइनों से मुज़य्यन है। सीढ़ियों से ऊपर अगर आप जाएं तो एक हॉल है जिसमें सीढ़ियों समेत 3 कमरों के दरवाजे जो हैं वो खुलते हैं और एक कमरे में बर्तन और खूबसूरत लाल कालीन रखा गया है, जबकि दूसरा किचन है जिसमें हर किस्म के बर्तन और एक अनोखी चीज रखी गई है जो समझ में नहीं आती। गौर करने में पता चलता है कि ये चूहेदानी है। पहाड़ी बकरों की खाल और परिंदों के पर भी रखे गए हैं। गर्ज ये वादी हुंजा की सकाफत का भरपूर आकाश है। अब इसको एक अजायब घर की शक्ल तो दे दी गई है, तो वहाँ शानदार मंजर आपको जो है वो देखने को मिलता है। लकड़ी के काम से मुज़य्यन एक झरोके में रईस हुंजा के अमीरान का खूबसूरत तख्त बिछा है, जहाँ बैठकर वो अपनी रियाया से खिताब करते थे। इसके साथ लकड़ी की दीवार पर मारखोर का ढांचा और सींग नुमाइश के लिए रखे गए हैं। इस किले के लकड़ी से बने हुए दालानों से सूरज गुरूब होने का मंजर देखने से ताल्लुक रखता है। इतना खूबसूरत इम्पैक्ट है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप इस बिलतत फोर्ट में आकर पता नहीं दुनिया की कौन सी ऐसी जगह पर आ गए हैं। और कितनी खूबसूरत जो है वो हुंजा की सकाफत आपको यहाँ पे मिलेगी, बल्दिस्तान की सकाफत यहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि ये आप इसको मोहब्बत का एलिमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि बल्दिस्तान के शहजादा जब वो शहजादी को जो है वो यहाँ पर लेकर आया तो वो अपने साथ कारीगर भी लेकर आई और यहाँ पर जो है वो बल्दिस्तान की खूबसूरती से जो है इसको मुज़य्यन किया गया, आराइश का जो है वो काम किया गया, एक पूरी प्रॉपर स्टोरी। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे परियां उतरती हैं। ये परियों का जो है वो जगह है जहाँ पर जो है वो बहुत, अगर आप चोटी पर ऊंचाई पर कोई भी किला कोई भी घर देखेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का कोई ना कोई जो है ना वो सिनेरियो या कोई ना कोई तारीख जो है वो आपको इस तरह की ज़रूर मिलेगी कि जो परियों से या जिनों से जो है वो रिलेट करती होगी। तो ये भी जो है वो कहते हैं कि शायद ये किसी परी का घर है और वो यहाँ पर आती है, तो जिसने परी से मिलना हो वो यहाँ पर जाके ज़रूर मिल सकता है, लेकिन इसके लिए हौसला चाहिए। तो आप अगर बिलतत फोर्ट जाए तो आप ये सोच कर जाए कि ये किसी परी का घर है और ये अब दुनिया के लिए अजायब घर है, लेकिन ये रियल में जो है वो एक परी का घर है। और यहाँ पर रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पर रहता है वो कुछ अरसे के लिए रहता है और उसके बाद यहाँ से चला जाता है। और अक्सर सुनने में और देखने में इस तरह की बातें आती हैं। हम तो खैर इस बात पर जो है वो यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि हमने साइंस को पढ़ा है, हमने टेक्नोलॉजी को पढ़ा है, हमने जो है वो लोगों की नफ्सियात को पढ़ा है, तो हम जो है वो इस चीज़ को मानने से जो है वो कासिर है और अक्ल भी इस चीज़ पर जो है वो दंग है। लेकिन क्या करें, जब दुनिया तख्लीक हुई तो इंसानों के साथ दूसरी मखलूकात भी हैं जिनका बसेरा जो है वो दुनिया की बहुत सारी ऐसी जगहों पर मौजूद है कि जहाँ पर जो है वो तारीख बताती है, किताबें बताती हैं, लोग बताते हैं, बुजुर्ग बताते हैं। तो हम इस चीज़ को जो है वो डिनाई भी नहीं कर सकते और शायद इस चीज़ को जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल भी नहीं कर सकते और इस पर यकीन भी नहीं कर सकते। बहरहाल जी, कहा यह जाता है कि ये किसी परी का घर है, तो हमने भी कह दिया कि बिलतत फोर्ट जो है वो एक परी का घर है। और आप जब भी जाएँ तो इस परी के घर की सैर करके ज़रूर हमें बताएं, वहाँ पर जो है वो अपनी सेल्फीज़ भी लें, अपनी फैमिली को भी लेके जाएँ और वहाँ की सैर सपाटे करने के बाद जो है वो आके मुझे ज़रूर बताएं कि डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम में जो है वो हमने ये चीज़ देखी थी और हम वहाँ पर गए और हमें ऐसा महसूस हुआ। तो ये कमेंट्स जो है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। इसी के साथ सबसे पहले चलते हैं आज की टुडे बुक की तरफ। आज की जो किताब मेरे पास आपके लिए है, किताब पढ़ने वालों के लिए एक तोहफा, ख़ास तौर पे नॉवेल और ड्रामा से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो बहुत शौक़ से ड्रामाज या नॉवेल पढ़ते हैं और जिनको सस्पेंस वाली स्टोरीज़, मोहब्बत वाली स्टोरीज़ या जो है वो कुछ इस तरह की जो है वो स्टोरीज़ बड़ी पसंद हैं, या मजहबी स्टोरीज़, माशरती जो है वो पहलुओं को उजागर करना जिनको बहुत पसंद है, तो उनके लिए जो है वो ये नॉवेल बहुत बेस्ट है। और इसका नाम है खसो खाशाक ज़माने।
खसो खाशाक ज़माने जो है वो ये नावल मुस्तहसन हुसैन तारड़ साहब का है। और तारड़ साहब ने जो है वो जब भी कोई किताब लिखी है तो उसके हर पहलू की तरफ जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो उस पर जो है वो ख़ास रोशनी डाली है। उनका एक एक लफ्ज़, एक एक जो है वो चीज़ जो है वो अक्कासी करती है हकीकत की। अब ये जो नावल है इसको नस्ली, कौमी, सकाफ़ती और तमाम बड़े पैमानों के सियासी और समाजी इतलाक़ पर गिरफ्तार करके इनसे मायूसी और अलहदगी के तसव्वुर को मंजर आम पर लाया गया है। इसमें वो तमाम बयानियाँ मौजूद हैं, फ़िक्री अशरफिया के नारवा और कुछ जहनीत को इसमें जो है वो मद्देनज़र रखा गया है। कुछ इसमें जो है वो बताया गया है कि अगर मसाइल की निशानदेही की गई है तो माशरती मसाइल को उजागर किया गया है। यहाँ तक कि इसमें ज़ात और बरादरी के वो मुकामी छोटे बयानिए जिनकी बाबत ख्याल किया जाता है वो हमारी ग्रोही ज़िंदगी में माशी और सियासी तहफ़्फ़ुज़ के बाइस बनते हैं, उस हवाले से भी इसमें बहुत बात की गई है। इन बयानियों को कोई अशराफिया होते हैं, कोई माली और सियासी हैसियत के बाइस अपनी ज़ात और बराबरी के लोगों से फासला रखने को तरजीह देते हैं, ऐसे लोगों को भी जो है वो इसमें बयान किया गया। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, खसो खाशाक ज़माने, यानी कि हर ज़माने में इस तरह के लोग जो है वो मौजूद रहे हैं जो ज़ात पात बरादरी और इन तमाम लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंस देते रहे हैं। और आज भी वो लोग जो है वो मौजूद हैं जो कहते हैं कि ये हमारी बरादरी के लोग नहीं हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड के लोग नहीं हैं, हमने इनमें रिश्ता नहीं करना या हमने इनके साथ नहीं रहना या ये हमारे साथ वाली सीट पर आकर ना बैठे। इस तरह की जो जहनीत है ये आज भी लोगों की है। और जब तारड़ साहब ने जो है वो ये चीज़ें लिखी और तारड़ साहब ने जो है वो जब इसको जो है वो सामने लेकर आए तो उन्होंने गुर्बत, पसमानदगी, बेबसी, समाजी सतह पर बुरी तरह मंजर यहाँ पर लाने वाली नज़रअंदाजी को जो है वो पसे पुष्ट नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने इसमें जो है वो ख़ास तौर पे मेहनत भी, जद्दोजहद भी, अदना आला दर्जे के लोग, कारोबार, तरक्की, शहरों की बड़ी मलकियत वाले कारोबारी लोग, तमाम ताजर बरादरी, ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें जो है वो उन्होंने सामने लेकर आए, उसमें जो है वो इसको रखा। और अहम बात ये है कि इसमें नावल के इख्तिताम पर जो ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो वो चीज़ है कि जिसमें जो है वो आप प्रॉपर तरीके से जो है वो इस चीज़ की सिलसिला देखें, इसमें खसो खाशाक ज़माने देखें, इसमें वो हर उस ज़माने की बात कर दी गई है तारड़ साहब ने कि जो आज हम देख भी रहे हैं, अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। तो आप ये नावल ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप इसमें कुछ ऐसा देखते हैं कि इसमें कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया गया है, क्योंकि नावल पढ़ने वाले जो है वो इस चीज़ से ख़ास तौर पर जो है वो आशनाई रखते हैं कि कुछ चीज़ें नावल में होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं जो कि होनी चाहिए, लेकिन बाद में जब इंसान वो पूरा नावल पढ़ लेता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि ये तो सिलसिला इसमें से मिस है, तो वो ख़ास तौर पर ख़ुद से जो है वो उसको मिस किया जाता है। और ये नावल की एक खासियत होती है कि पढ़ने वाला जो है वो उसमें कुछ ना कुछ रह जाए और वो कहे कि इसमें ये भी होना चाहिए था, तो वो अपनी तरफ से भी जो है वो कुछ सजेशंस जो है वो रहने देते हैं राइटर्स। ये राइटर्स का कमाल है नावल लिखने वालों का। जिस तरह ड्रामे में कुछ चीज़ रह जाती है और हम ड्रामे के एंड की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं नहीं इसको मरना नहीं चाहिए था, अगर ये दोनों मिल जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। यानी वो हम पे डिपेंड करता है कि हम इसका एंडिंग या जो स्टार्टिंग है वो क्या बना रहे हैं। तो इस वजह से नावल और ड्रामाज में ये चीज़ जो है वो क्लियर छोड़ दी जाती है। इसी के साथ जनाब ये तो थी आज की बुक दी जुदाई, वेरी फेमस सॉन्ग, जिसे जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क ने भी कॉपी किया और यहाँ पर भी जो है वो इसको जो है वो चलता रहा, रीमिक्स में भी ये चला, तो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो सिलसिला हुआ। तो इसके हवाले से ये तो सारी चीज़ें जो है वो आज की हो गई, हमने आपके साथ जो है वो शेयर की है। इसी के साथ यहाँ पर मुझे जो है वो ब्रेक भी लेनी है और ब्रेक के फौरी बाद जब हम वापस आकर आपसे जो है वो मुलाकात करेंगे जनाब, तो आपके लिए बहुत अहम टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। आज दोनों टॉपिक ही नफ्सियाती भी और फिजिकली तौर पे भी उन खवातीन के लिए आज के जो है टॉपिक्स है जो माँ बनने वाली हैं, जो जिनके बच्चे जो हैं वो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, तो उनमें किन चीज़ों की जो है वो कमी उनमें लाक हो जाती है, बच्चों को किस तरीके से जो है वो टेक केयर करना चाहिए, बच्चों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए, इस सर्दी के मौसम में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी हिफाजत जो है वो किस तरह करनी है, और वो बच्चे ख़ास तौर पर जो 9 माह का प्रोसेस मुकम्मल नहीं कर पाते हैं, वो जब इस दुनिया में आ जाते हैं तो उन्हें किन किन किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है और उस टाइम वालिदैन को क्या करना चाहिए। वालिदैन घबरा जाते हैं, किसी का पहला बच्चा है तो उसको समझ ही नहीं आती कि बच्चे को जो है वो कैरी कैसे करना है। इसीलिए आज हमने डॉक्टर साहिबा हैं हमारी बहुत माशाल्लाह जो है वो काम कर रही हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, उनको जो है वो अपने स्टूडियो में जो है वो हमने बुलाया है, वो तशरीफ ला चुकी हैं। ब्रेक के फौरी बाद वो हमें ज्वाइन करेंगी और फिर हम उनसे जो है इस हवाले से जो है वो बात भी करेंगे। वो तमाम बच्चे जो अभी इस महीने में जिनकी पैदाइश हुई है या जो वक्त से पहले जिनकी पैदाइश हुई है, वो तमाम वालिदैन जो है वो आज का प्रोग्राम जो है वो गौर से देखें, और जो वालिदैन बनने भी वाले हैं वो भी जो
जो है वो गौर से देखें, ताकि आप लोग जो है अपने बच्चों की सही तरह से जो है वो केयर कर सकें और एक छोटी सी जिंदगी जो है वो आप उसको बाहर दे सकें और उसको भरपूर तरीके से जो है वो इस दुनिया में जो है एक अच्छा इंसान जो है वो बना सके। आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। बहुत सोच समझ के आपके लिए जो है वो टॉपिक जो है वो मैं खुद से रिसर्च करके लेकर आती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि आपके माइंड के मुताबिक और आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो बात और ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको प्रोग्राम में जो है वो आपको दिखाई भी जाएं, समझाई भी जाएं। आजकल जो यंग पेरेंट हैं और यंग पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चों को कैरी करना कैसे है। बहुत छोटी उम्र में जो है वो शादी का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। अभी लड़की जो है वो 18 साल की होती है तो उसकी शादी के लिए जब वो बस लड़का ढूंढना शुरू कर दिया जाता है कि रिश्ता कर दें, और जब 18, 19, 20 साल की उम्र में जो है वो किसी लड़की की आप शादी कर देंगे और वो माँ बनने लगेगी या माँ बनने का प्रोसेस जो है वो करेगी, तो आप खुद देख लें कि फिर वो बच्चे की जो है वो केयर कैसे करेगी। उसे अपना नहीं पता कि मैंने अपने आप को कैसे संभालना है, तो वो एक बच्चे को प्रोसेस को जो है वो किस तरह संभालेगी। इसी वजह से बहुत सी क्रिटिकल सिचुएशंस हो जाती हैं। कम उम्री में जो बच्चियां माएँ बनती हैं, लड़कियां, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनको बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि जो 9 महीने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किए बगैर बच्चे इस दुनिया में आ जाते हैं, उनके लिए ज़िंदगी जीना इस दुनिया में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत छोटे बच्चे अक्सर हम देखते हैं कि पैदा होते हैं 7 माह में, 8 माह में जो है पैदा होते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं 8 माह का जो बच्चा पैदा होता है वो नहीं बचता, 7 माह में जो पैदा होता है वो बच जाता है। अब ये बड़े बूढ़ों की बातें हैं, लेकिन इसमें सच्चाई मेडिकली तौर पे कितनी है ये जानने के लिए आज हमने डॉक्टर साहिबा को जो है वो अपने स्टूडियो में जो है वो इनवाइट किया है। तो तमाम पेरेंट्स जो है वो गौर से आज का जो है ये प्रोग्राम सुने भी, और डॉक्टर साहिबा जिस तरह से आपको जो है वो इंडिकेशंस देंगी, जो भी आपको समझाएं, क्योंकि डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो करना तो हमारे कहीं लिखा ही नहीं ना, हमने जो है वो बात माननी नहीं है जो डॉक्टर ने बतानी है, क्योंकि डॉक्टर तो अपने जो है वो स्टडीज से बता रही है। हाँ, जो बड़े बूढ़े अक्सर औकात हम अपने छोटे बच्चों की जिंदगियों से इस वजह से भी खेल जाते हैं कि हम उनको जो है वो कभी हकीम पे तो कभी बड़े बूढ़ों की जो है वो उन चीजों पे लगा देते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो भी दुनिया में आया है, जिसको भी यहाँ की जो है वो चीजों का ही नहीं पता, आप उसको शहद चटा रहे हैं, आप उसको जो है वो कुछ और जो है वो दे रहे हैं, तो ये चीजें उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। तो जो बच्चे अपने वक्त से, अपने प्रोसेस से पहले इस दुनिया में आ जाते हैं, उन्हें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनकी परवरिश किस तरह करनी चाहिए, वालिदैन को किन किन चीजों का ख्याल रखना है, और उस खातून को जो बच्चा कंसीव कर रही है, जो 9 माह से पहले बच्चा पैदा हो रहा है, उसको, उसकी जान को और उस बच्चे की जान को कितना खतरा लाक है, ये तमाम चीजें हमारे साथ शेयर करेंगी डॉक्टर फौजिया अदीब। गायनाकोलॉजिस्ट हैं और हमारे लाहौर के एक बहुत बड़े मशहूर हॉस्पिटल में जो है वो इस वक्त अपनी ड्यूटी भी सर अंजाम दे रही हैं, वहीं से तशरीफ लाई हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फौजिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल। डॉक्टर फौजिया, वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चों में किस चीज की कमी होती है? अच्छा, वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चों में पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें कॉजेज़ क्या हैं। सही। जो मेन कॉजेज़ हमारी सोसाइटी में, एक तो अर्ली जो चाइल्ड मैरिज जिसे हम कह सकते हैं कि टीनेज मैरिजेज हैं। सेकंड, मेल नरिशमेंट जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सही। तो इस चीज को अगर हम ओवरकम कर लें तो ये जो इतना मेजर प्रॉब्लम है, ये जो हेल्थ रिस्क है, ये हो ही ना। अच्छा, ये बच्चे पैदा जो वक्त से पहले हो जाते हैं, इसकी क्या क्या रीजंस होती हैं? क्या माएँ एहतियात नहीं करती हैं? क्या उनकी फूड ठीक नहीं होती है? कि पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता? ये क्या है, जरा बताइए। या तो मदर में कोई मेल नरिशमेंट है, मदर अनीमिक है, उसमें खून की कमी है, उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया गया, तो फिर उसकी अपनी इम्यूनिटी सप्रेस हो गई, जिसकी वजह से प्रीटर्म लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उससे कोई इन्फेक्शन लाहक हो गया है, उसकी वजह से भी प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो सकता है। अच्छा। अब बीइंग अ डॉक्टर, अगर एक वो डॉक्टर से एडवाइस ले रही है तो हमने ऐसे उसको ट्रीटमेंट देनी है ताकि प्रीटर्म बच्चों को पहले ही कोई कुछ ऐसे इंजेक्शंस लग जाएं कि उनकी लंग मैच्योरिटी आ जाए। अच्छा, सही। लेकिन जिनको इस बात के बारे में इल्म ही नहीं है, जो घर में बैठे हुए हैं, तो वो तो बिल्कुल इस बात को फॉलो नहीं करेंगे, या जो हॉस्पिटल में नहीं आते, फिर उन बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सही। तो इसमें क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग में जब बच्चों की जो है वो एक आप प्रोसेस चल रहा होता है, डॉक्टर से चेकअप चल रहा होता है, कुछ तो खवातीन ऐसी होती है 6-6, 7-7 महीने गुजर जाते हैं, डॉक्टर को चेक नहीं करवाती जाके, खुद ही घर में ट्रीटमेंट जारी होता है। वो माएँ बता देती हैं, आंटियां बता देती हैं, खालाएं बता देती हैं, हमने तो अपने दौर में ये खाया था, तुम भी ये खाओ तो तुम जो है वो बहुत अच्छा बच्चा होगा, और वो फिर बच्चे का सारा अंदर जो है वो सत्यानाश हुआ होता है, वो चीजें जो है वो खराब हो जाती हैं। इवन पेशेंट्स प्रेजेंट ही तब करती हैं कि जी मेरे 8 माह पूरे हुए हैं, मेरे 7 मंथ्स पूरे हुए हैं, मुझे पेन्स आ रही हैं, यानी वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, जिसको फिर विदहोल्ड करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इलाज, डॉक्टर से चेकअप,
इस चीज को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ये भी तो मसला है ना, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। लोग जो है वो कहते हैं गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी के पास भी जाएं, इतने इतने पैसे हमें जो है वो डॉक्टर को जो है वो भरने पड़ेंगे। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ये फैसिलिटी मौजूद है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है वो लोग जाते हुए डरते हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे मैं खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ, वहाँ पे काफी हद तक चीजें उनके लिए फ्री हैं। इवन जो चीजें फ्री नहीं है, अगर वो मैनेजमेंट को जाकर बताएंगे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। सही। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है हेड ऑफ फैमिली की। सही। हेड ऑफ फैमिली अगर चाहेगा तो वो मतलब सास चाहेगी तो बहू जाएगी हॉस्पिटल, और तभी वो सारा कुछ स्टार्ट होगा। प्रॉब्लम वहाँ पे बड़े मसाइल हैं। जाहिर बात है, जो लड़की जो है वो आप घर में लेकर आए हैं, जब वो माँ बनने लगती है तो काम के प्रॉब्लम आ जाते हैं कि उससे काम बहुत करवाया जाता है। वो खाने पका रही है खड़े होके, वो जो सीढ़ियाँ चढ़ रही है, वो वजन उठा रही है, पानी की बाल्टियां भर भर के ला रही है, चीजें कर रही है। हमारे दौर में तो जी हम ऐसे ही किया करते थे। हम जब किसी की बहू थे तो हम इस तरह काम किया करते थे, तो हमारी बहू आ गई है तो ये भी सारे काम करें। अब आज की खुराक में और आंटियों आपकी खुराक में जमीन आसमान का फर्क है। मैं हमेशा यही बताती हूँ कि हमारी दादियां नानियां या बड़ी जो खवातीन हैं, खुदा के लिए रहम करें उन लड़कियों पर जो आज की माँ बनने वाली लड़कियां हैं। उन बेचारियों को क्या खुराक मिल रही है? वो रोटी सालन से रोटी उनको मिल रही है, उनको तो शायद प्रॉपर फ्रूट भी नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन लगे हुए फ्रूट्स मिल रहे हैं। इवन हम उन्हें जब प्रिस्क्राइब करते हैं ना कि मल्टी वाइटामिन, आयरन, कैल्शियम आपने अपनी लेनी है, हाँ। तो वो उनको कहा जाता है कि ये तो दवाइयाँ गर्म है, ये गर्म, ये आपने नहीं बच्चे को खानी, नुकसान होगा। बच्चे को नुकसान। हाँ। और सबसे कॉमन मिथ जो आजकल मतलब जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जी 7 महीने का बच्चा बच जाएगा, 8 महीने का नहीं बचेगा। ये क्या प्रोसेस है? ये एक मिथ है, जस्ट मिथ। मदर के वूम में, उसके यूट्रस में, इंट्रायूट्राइन लाइफ का एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक दिन कीमती है। सही, यानी अगर एक 7 मंथ का बेबी डिलीवर कर रहा है और अगर 8 मंथ का कर रहा है, तो दोनों में बहुत हेल ऑफ डिफरेंस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि 8 मंथ का बेबी ज्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव अच्छा होगा ना कि उस पे तो एक और लेयर आ चुकी होगी फैट हाँ। की, तो बच्चे की स्किन के नीचे फैट की कवरिंग कम होती है। ऐसे बच्चों को आजकल के मौसम में सर्दी लगने का बहुत खतरा होता है। तो अच्छा, ऐसे बच्चे कमजोर पैदा होते हैं, कमजोर, जो वक्त से पहले जो है वो आ जाते हैं उनका। अच्छा, अब बच भी जाते हैं, अल्लाह ने जिंदगी देनी है, अल्लाह ने ही वो उस बच्चे को जो है वो प्रोसेस किया है, अल्लाह ने ही उस बच्चे को जो है वो लाया। हम सब इसी प्रोसेस के जरिए इस दुनिया में आए हैं। हम भी बच्चे थे तो अब बड़े हुए हैं। तो हम इन सब चीजों को, अच्छा हम टेलीविजन पे भी ये बातें करते हुए शर्माते हैं। खवातीन जो है वो उठ के जो है वो टेलीविजन से भाग जाती हैं, जी ये क्या बातें हो रही हैं, यही बातें हो रही हैं, ये सुनेंगे तो आपका जो है वो भला होगा। बिल्कुल। अगर आप ये बातें नहीं सुनेंगी तो आपकी अपनी जिंदगी को भी खतरा है, आपके बच्चों की जिंदगी को भी खतरा है। तो डॉक्टर साहब, ये जब आप बातें इन्हें बताती हैं खवातीन को, आप एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं, आप जब इन्हें बताती हैं, कितना फॉलो करती हैं? फॉलो आप ये समझ लें कि अगर तो थोड़े पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं फिर तो थोड़ी बहुत समझ लेते हैं बात, लेकिन कोई 70-80% तो फॉलो नहीं करते। क्योंकि हम उन्हें जब ये बताते हैं ना कि ये बच्चा प्रीटर्म है, इवन जो नॉर्मल फार्मूला मिल्क है वो भी इसने नहीं लेना, इसने प्रीटर्म फार्मूला मिल्क लेना है, तो उस बात को भी फॉलो नहीं करते। घर जाएंगे गाय का दूध दे देंगे। अच्छा, ये गाय का दूध हल्का है। ये जो बच्चा, हाँ, जैसे ही बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में, वो बड़ी बूढ़ियां माएँ कहती हैं जी इसको गाय का, इसको भैंस का दूध जो है वो पिला दें। बिल्कुल। अब वो बच्चा किधर से डिसॉल्व करेगा? डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके इंटेस्टाइन ही प्रीटर्म है। बिल्कुल। वो तो, और फिर जब वो पिएगा वो रीगर्ज करेगा, वो उल्टी करेगा, वो उल्टी जब सांस की नाली में जाएगी तो बेबी को उसी वक्त डेथ हो जाती है। और ये क्या करते हैं, फीडर में बच्चे को जो है वो दूध लगा देते हैं। बच्चे का दूध पिलाने का तरीका भी होता है जी, कि उसको जो है वो गोद में उठा उसको के 45 डिग्री पे इस तरीके से बच्चे को दूध 45 डिग्री पे बच्चे को करके गोद में, और पिलाने के बाद 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए एक फीड में। सही। और स्टार्टिंग में 1 आउंस, उसके बाद आप इंक्रीज करते जाओ। सही। क्योंकि इन बच्चों को जो वक्त से पहले पैदा होते हैं तो उनका वेट कम है, शुगर लेवल कम होने का चांस है। सही। अगर आप बहुत ज्यादा गैप करेंगे तो उनका शुगर लेवल सही नहीं आ रहा होता, लंग्स प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा होता है। जो बच्चे जो है वो पहले जो है वो दुनिया में आ जाते हैं, उनको सांस के इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात, सांस के इश्यूज के लिए हम बताते भी हैं, पेशेंट को काउंसिल करते हैं। अब हेड ऑफ फैमिली कहेगा जी सर बनाना है, ये बड़े बच्चा हमने स्ट्रेट लेटाना है हार्ड सरफेस पे। हाँ। ये टोटली रॉन्ग है। क्यों? हमने तो बच्चे का जो सीना है वो ऊंचा रखना है 45 डिग्रीज पे। सही। ताकि जो अगर उसने मिल्क पिया, अगर वो रीगर्ज भी हो रहा है तो उसकी सांस की नाली में ना जाए। सेकेंडली जब वो उसका सीना ऊंचा होगा, सर ऊंचा होगा, उसको उसकी एयरवेज, एयर पैसेजेस ओपन होंगी और वो अच्छे तरीके से सांस ले सकेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसकी लिटाने की पोजीशन, जैसे बेबी कॉट्स मिलते हैं बाजार में, बेबी कॉट्स मिलते हैं, सही। वो ऐसे बच्चे को तो कोई 4 मंथ्स आपको बेबी कॉट में ही रखना चाहिए। आप उसे हाथ में पकड़े ही ना, यहाँ पे सारा पूरा खानदान जो है वो बच्चे के साथ जो है वो खेल रहा होता है। ठीक है, खुशी होती है बच्चे की, लेकिन बच्चे को आपने डील कैसे करना है, उसकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट रखती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इस वजह से कि आप बच्चे को जो उठा रहे हैं उसको उठाने का तरीकेकार है, 45 डिग्री पे आपने उसको दूध पिलाना है या उठाना है, और छोटे बच्चे को तो ज्यादा गोद में उठाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं वही अपने व्यूअर्स से कहूँगी कि अगर घर में कोई ऐसा इंसिडेंस होता है, फर्ज करें आप एक चेकअप भी नॉर्मल करा रहे थे, किसी वजह से प्रीटर्म लेबर हो गया, फौरन हॉस्पिटल जाएं, जैसे ही फील हुआ है अब फौरन हॉस्पिटल जाएं, ताकि वो जो कीमती टाइम है जिसमें स्टेरॉइड के इंजेक्शंस मदर को लगेंगे, जो बेबीज की लंग मैच्योरिटी कराएगा, वो लग जाए। फिर अगर 24 आवर्स के बाद डिलीवरी हो भी जाती है तो काफ़ी बेनिफिट होगा कि उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अच्छा, किस किस चीज़ की कमी जो है वो ऐसे बच्चों में होती है जो वक्त से पहले जो है वो इस दुनिया में आ जाते हैं? आप डॉक्टर्स जो है वो जब वालिदैन को, खासतौर पे माँ को निशानदेही करते हैं कि इस बच्चे में इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, तो उसमें मेजर कौन सी चीज़ें होती हैं? सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। असल में उसका हर जो बॉडी का पार्ट है, ऑर्गन है, वो आम बच्चे से कम ही है। सही। हमने उसको उस तरीके से देखना है, उसकी किडनीज का भी ध्यान रखना है कि वो यूरिन जो कर रहा है प्रॉपर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, जो हमने उसको मिल्क पिलाया है एक्सक्रीट आउट भी हो रहा है कि नहीं। ठीक। सेकेंडली उसके लंग्स प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं। ये तो शुरू वाली बात है ना कि हमने शुरू में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेटर ऑन भी इन बच्चों में कॉग्निटिव बिहेवियरल, जैसे आप साइकोलॉजिस्ट आपको बेहतर पता है कि उनमें हो सकती हैं प्रॉब्लम्स। इस बात पे भी फिर हमने उसके माइलस्टोन्स देखने हैं। और मेजर प्रॉब्लम्स ये होती हैं वक्त से पहले बच्चों में ये होती हैं, लेकिन आम जुबान में हमने पेशेंट को ये बताना है कि आपने ये देखना है कि आपके बच्चे ने गर्दन कब उठाना शुरू किया, आपने ध्यान रखना है आपकी बात कर रहा है या नहीं कर रहा, आपकी बात सुन फॉलो कर रहा है, यानी कि अगर आप उसका नाम लेते हैं बुलाते हैं तो आपकी तरफ देखता है। अच्छा, आप उसके आगे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रखें तो वो अपनी आईज मूव करता है, कोऑर्डिनेट करता है। बिल्कुल। और फिर वो क्रॉल कब, बैठना कब शुरू किया, फिर क्रॉलिंग कब की है, फिर उसने स्टैंडिंग कब की, वॉकिंग कब की, यानी ये सब चीज़ें आपने उसको उसी टाइम पे मदर को और उसकी फैमिली को काउंसल करना है कि उस पर की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखें। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आए उसके बाद वो साइकोलॉजिस्ट से कर सकती हैं। और इसी तरह जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमारा बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे पूरा एक डिपार्टमेंट है प्रीटर्म बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। वो अगर फर्ज करें किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, स्कूल में ठीक परफॉर्म नहीं करेगा, तो आपको प्रॉपर वो गाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन बच्चों को ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बल्कि इनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। 9 मंथ्स के बच्चे। सर्दियों में जो बच्चे पैदा होते हैं इस प्रोसेस में, जैसे अब ये मौसम चल रहा है जिसमें आम लोगों को यहाँ पे स्मोक इतनी ज्यादा है कि आम बंदे का गला, हम बाहर निकले तो हमारा गला जो है वो खराब हो जाता है। क्या डॉक्टर्स तो क्या जो है वो पेशेंट, यहाँ सारी पेशेंट बन चुके हैं। हम डॉक्टर्स भी यही समझते हैं अपने आप को कि हम भी पेशेंट की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं क्योंकि हम कितना जो है वो अपने आप को जो है वो बचा लेंगे, गले को कितना जो है वो आप जो सेटल कर लेंगे। स्मोक से काफी चीजें इफेक्ट हो रही हैं, तो ये बच्चे कितने इफेक्ट होते हैं जो इस तरह से होते हैं, और खासतौर पे इस मौसम में पैदा होने वाले बच्चों की केयर किस तरह करनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई कि आप उनको गर्म रखें और उनको बहुत ज्यादा टच नहीं आपने करना, फेस पे टच करना या ये, क्योंकि आपके जम्स बच्चे में जाएंगे, बच्चों की इम्यूनिटी तो बच्चों को वैसे रैशेस हो जाते हैं जैसे आप टच करें। इम्यूनिटी पहले ही वीक है। स्मोकिंग उनके करीब ना की जाए। अब देखिए बच्चा पैदा हुआ है, उसके रूम में 2-3 स्मोकर्स बैठे हैं, जी बच्चा देखने आए साथ में स्मोकिंग भी कर रहे हैं। सही कह रही हैं। वो तो बिल्कुल बच्चे ने ही अब स्मोकिंग तो बहुत बुरा जैसे अब फिर बच्चे को खांसी लग जाती है, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो फिर जो सारे डर जाते हैं, जी क्या हो गया बच्चे को, क्या हो गया, हमने तो कुछ किया नहीं, तो बच्चे के साथ ये सब क्या हो गया। अब आपने कुछ ना कुछ तो किया है तो बच्चे के साथ ऐसे हुआ है ना। ये माहौल का ख्याल रखना पड़ता है। स्मोकिंग तो ऐसे आम हो चुकी है और मर्द हजरात को इस चीज का एहसास भी नहीं होता है कि हम जिस कमरे में बैठे स्मोक कर रहे हैं वहाँ दूसरा बंदा का कोई हार्ट प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है या बच्चा है या छोटे बच्चे हैं, उनको उन पे क्या गुजरेगी। और आपको पता है स्मोकिंग इटसेल्फ प्रीटर्म लेबर कॉज कराती है। सही। इटसेल्फ जो फीमेल स्मोकर्स हैं उसमें इटसेल्फ होता है ये। सही। तो हमें सबसे पहले तो ये अवेयरनेस देनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि डायरेक्टली पेशेंट को नहीं, उसके केयर टेकर्स को, क्योंकि वो उन पे डिपेंडेंट है। सही कह रही है। वो बेचारी डायरेक्ट तो नहीं कुछ कर सकती। वो उन पे हमें उनकी अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि वो आवे का आवा ही बिगड़ा पड़ा हो तो सारों को ठीक करना इतना आसान काम नहीं है। ये तो गवर्नमेंट लेवल पे भी अवेयरनेस कैंप्स जो है वो स्टार्ट होने चाहिए, कैंप्स लगने चाहिए बाकायदा तौर पे, वहाँ पे फैमिलीज को आना चाहिए, ब्रशर्स होने चाहिए। इस तरह की जो है टेलीविजन पर जो है वो हम ड्रामास बनाते हैं कि लड़कियों के भागने के तरीके क्या है, फलाने का फलाने से रिश्ता क्या है। हम ऐसे ड्रामास क्यों नहीं बनाते कि जिसमें हम ये चीज दिखाएं कि आपने अपनी केयर कैसे करनी है। बच्चा अगर दुनिया में आता है तो उसके बाद उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जिस वालिदैन पर है या जो आपके इर्द गिर्द के लोगों पर है, उन्हें रिएक्ट कैसे करना है, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। जब मैं इस तरह की बातें करती हूँ तो ड्रामास के जो शौकीन खवातीन है वो मुझ पर जो है वो टारगेट किलिंग स्टार्ट कर देती हैं। फिर वो कहती है कि डॉक्टर साहबा जो है वो ड्रामास के खिलाफ है और आप ड्रामास के खिलाफ बात करती है। मैं ड्रामास के खिलाफ बात नहीं करती हूँ। बिल्कुल, उसमें कोई हेल्दी टॉपिक होना चाहिए जो सोसाइटी में अवेयरनेस आपको सीखने को तो मिले। आप क्या सीख रहे हो?
आप अपने रिश्तों को पामाल कर रहे हैं ड्रामास में। आपको ये बताना चाहिए कि बच्चे, जैसे हमने आज का ये टॉपिक रखा कि वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चों को केयर कैसे करनी चाहिए, आप ड्रामास में ये दिखाइए तो हम इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। आप ड्रामास में ये चीज दिखाइए कि हमने अपनी हिफाजत कैसे करनी है, हमारे लिए कौन सी लायबिलिटीज हैं, कौन सी नहीं है, क्या प्लस है क्या माइनस है, तो जरूर इस चीज को अप्रिशिएट किया जाएगा। एक और चीज भी है ना कि हेड ऑफ फैमिली कहेगा चले जी गैप कम रखें बच्चों में, साल का गैप रखें, एक दफा फैमिली कंप्लीट कर लो। फैमिली का, अच्छा मैंने ये बड़ा सुना ये है, फैमिली अभी बच्चा छोटा होता है तो पहले से ही लोग कहना शुरू करते हैं दूसरा बच्चा भी साथ ही आ जाना चाहिए, तो आप एक ही बड़े हो जाएंगे, पाल लेंगे। भाई एक दफा कैसे पाल लेंगे, पहले पहला पलेगा फिर दूसरा पलेगा, दोनों इकट्ठे कैसे पाल लेंगे, वो भी डैमेज हो गया बच्चा जो पहले आपके पास है। फैमिली कंप्लीट करने का जो प्लान है ना वो कपल के पास नहीं है। हमारे कंट्री में वो सास के पास है कि ससुर के पास है, ससुर के पास है कि आपने इतने बच्चे पैदा करने हैं और उसमें गारंटी हो कि इतने बेटे और इतनी बेटियां और गैप भी इतना होना चाहिए। यानी ये हमारे तो सोसाइटी तालीम की कमी है डॉक्टर साहब, exactly. तालीम की कमी है। जब तक हम अब तालीमी याफ्ता माशरों में जो है वो देखते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। बाहर के ममालिक में आप देख लें, बच्चे पैदाइश से लेकर उसके बड़े होने तक तमाम अखराजात जो है वो रियासत बर्दाश्त करती है, तमाम चीजें जो है वालिदैन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहाँ ज्यादा से ज्यादा भी किसी के बच्चे हैं तो 2 हैं, उनको पता है कि 2 बच्चे जो है वो बेहतरीन जो है वो घराना जहाँ पे आप अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा तो आप कर लेंगे, और वो औरत भी कर लेगी बेचारी, जिस तरीके से जो है वो अपनी जान पर जो है वो कर रही है। आपके अपने लिए और माशरे के लिए और वो बच्चों के लिए है जो मेंटली डिप्रेस पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल उनकी पूरी जो है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही दिमाग में, जिसकी वजह से जो है वो फिर माशरे के लिए वो इंतशार का बाइस बन रहे हैं। ये डकैतियां हो रही हैं, ये चोरियां हो रही हैं, ये राजधानी के जो वाकयात हो रहे हैं, आप माहिर नफ्सियात से पूछें तो सही कि ये क्यों हो रहे हैं। आप जरा उनको एक पूरा उनका जो है वो एक बोर्ड बनाएं और देखें कि आपके माशरे में किस तरह से जो है वो मेंटली इंतशार फैल रहा है, क्योंकि हमारे पास गाइडलाइन ही नहीं है, हमारे पास गाइडेंस ही नहीं है। बिल्कुल इस वजह से हमें ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर जो है वो खास तौर पे उसको एक मशीन में जो है वो रखते हैं प्रॉपर तरीके से, और घर वाले जो है वो चीखों पुकार डालते हैं कि यहाँ से निकालो बच्चे। एग्जैक्टली, वो ये समझते हैं कि ये जो एक शीशा है ये एक बंद जगह है, हालांकि वो बच्चे का सांस घुट जाएगा। उसमें एक हीटर लगा हुआ है जो बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रॉपर हीट मेंटेन करता है। सेकेंडली जो बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा होता है ऐसे बच्चों में, क्योंकि लिवर इतना मैच्योर नहीं होता। तो वो एक फोटो जो है ना फोटोथेरेपी भी बच्चे की चल रही होती है साथ साथ। बिल्कुल सही। और अगर बच्चे को फर्स्ट करें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन भी उसके अंदर मौजूद होता है। और ये धूल मिट्टी गर्द सब चीजों से महफूज रखता है ना वो। एक आपके जो उसमें वो ये समझ रहे होते हैं कि पता नहीं इसमें हमारा बच्चा कैद हो गया, सांस भी आ रहा है कि नहीं आ गया, और सेकेंडली हमें परेशानी है कि अब हम यहाँ पे इसके लिए बंद गए हैं। बिल्कुल सही। लेकिन वो ये तो सोचे ना कि ये जो बच्चा फर्स्ट करें इधर हफ्ता रहेगा या 5 डेज रहेगा, उसकी लाइफ के लिए कितना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है वो कहेंगे जी आप दे दें, हम लोग लिख के दे देते हैं, हम अपना बच्चा ले जा रहे हैं, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। सही, हाँ लिख के दे। कई दफा ऐसे होता है कि नर्सरी से बच्चे वो ले जाते हैं, अब डॉक्टर्स को पता भी नहीं होता। डॉक्टर्स को पता, डॉक्टर्स तो मना करते हैं। लेकिन जब एक बंदा कहे कि मैंने आपकी एडवाइस ही फॉलो नहीं करनी तो आप क्या कर लेंगे? तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप प्रॉपर कंसेंट के बगैर तो नहीं किसी का बच्चा रख सकते। ठीक है, तो फिर जाहिर हमारी मजबूरी होती है, हम प्रॉपर फिर उनको बता के अवेयरनेस देके कि ये आप ये डेली केसेस जो है वो डील करती हैं। जी बिल्कुल। और आप क्या समझती हैं कि हुकूमत को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? हुकूमत तो हमारी बहुत कुछ कर रही है। अब यकीन करें अवाम को शायद ये लगता है कि हुकूमत इसमें रोल प्ले नहीं कर रही, लेकिन हम तो डेली में देख रहे हैं सही कि हर चीज़ अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, हर फैसिलिटी अवेलेबल है सही। हर जगह पे नर्सरी मौजूद है, सिर्फ आपके आने की देर है। सही है। और अवेयरनेस क्यों नहीं है लोगों में? अवेयरनेस इसके हवाले से क्या करना चाहिए? अवेयरनेस के बारे में ये है कि जैसे छोटे छोटे जो एरियाज है ना वहाँ के काउंसलर्स जो है ना उनको अगर हम इन्वॉल्व कर लेना इस चीज़ में, क्योंकि उनकी लोग सुनते हैं, समझते हैं बात, और फिर आगे से वो कोई वर्कर जैसे घरों में वो जाएं प्रॉपर, जिस घर में एक प्रेग्नेंट लेडी हो, जैसे हेल्थ विजिटर्स जाती हैं सही, तो कुछ जगहों पे नहीं भी जाती हेल्थ विजिटर्स, वहाँ पे भी अप्रोच होनी चाहिए। सही सही। इस तरह से आप क्या कहती हैं, जब बच्चा जो है वो इस दुनिया में आता है, वक्त से पहले आने वाले बच्चे 7 माह में आ जाते हैं, 8 माह में आ जाते हैं, उनकी लेयर्स जो बनती है, बच्चे की हर माह में एक लेयर बनती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है और उसको जो है वो सेफ करती है। तो जब 9 माह ये कंप्लीट होते हैं तो तमाम लेयर्स कंप्लीट होती हैं और बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो सेहतमंदाना तौर पर जो है वो दुनिया में आंखें खोलता है। लेकिन जो बच्चे ऐसे नहीं होते, पहले ही बता दिया जाता है जब अल्ट्रासाउंड होता है 7वें महीने में या 6ठे महीने में कि जी बच्चा प्रीमेच्योर है या मैच्योर है, पहले बता दिया। अब लोगों को यही नहीं पता कि प्रीमेच्योर क्या होता है और मैच्योर क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों को यही अंदाजा नहीं है अभी तक। तो ये अंदाजा कैसे होगा
और अगर ये बच्चे जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं जो पहले से ही जो है वो दुनिया में आ जाते हैं, अब सर्दी में आ गए हैं तो उनको हिफाजत क्या, या तो उन्हें बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, उनको बहुत ज्यादा लपेट देते हैं कि उनका सांस ही घुट जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनका फेस कवर कर देते हैं, फेस कवर कर देते हैं, हालांकि हम मुंह ही ढक देते हैं। जी, ये कहते हैं कि आप उनके फीट को कवर करें, आप उनका चेस्ट कवर करें, सर पे कैप पहनाएं, लेकिन फेस नहीं कवर करना ताकि वो सांस तो ले सके बेचारा। हाँ, जी, वो पूरी शीट्स में रैप कर दिया, बच्चे का दम घुट गया। 37 वीक से पहले जो भी पहले बच्चा पैदा होगा वो प्रीटर्म बच्चा है। उस बच्चे में सबसे जो स्किन के नीचे जो लेयर होती है फैट की, वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। सही। उस फैट की लेयर के दो काम है, एक तो उसने हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, बिल्कुल सही। सेकेंडली वो ग्लूकोज भी प्रोवाइड करती है, ग्लूकोज प्रोवाइड करती तो है। जब ये दोनों चीजें नहीं होगी, एक तो बच्चे को हाइपोथर्मिया का रिस्क है बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने की वजह सही, से, सही, सही। सेकेंडली उसका शुगर लेवल डाउन हो जाता है। तो इन सब चीजों को, उसका हर ऑर्गन ही प्रीमेच्योर है, उसकी किडनीज, उसके लंग्स, उसके इंटेस्टाइन, उसका ब्रेन, हर चीज। उन्हें तो दूध भी बड़े ध्यान से देना बिल्कुल, पड़ता है कि बिल्कुल। मतलब कोई ज्यादा हार्ड ठंडा ना हो, हाँ, ज्यादा बिल्कुल गर्म ना, प्रॉपर बिल्कुल मिकदार सही है, बात है, प्रॉपर बिल्कुल। मिकदार से अच्छा, ये देना पड़ता है। डकार दिलवाते हैं बच्चे को जब दूध पिलाते हैं, उसके बाद जो है वो कहते हैं कि ये प्रोसेस अगर ना हो तो बच्चा उबकाई कर देता है, और वो एक अलग प्रोसेस है। ये किस हद तक जो है वो मेडिकल इसको जो है वो कैसे ये prove ठीक करती बात है। आपने जैसे बच्चे को फीड कराया है 45 डिग्री के एंगल पे, आप उसको उसके बाद शोल्डर के साथ लगा लें। ठीक। अमूमन बच्चे 5 to 10 मिनट यानी दूध पिला के उसको बिल्कुल लिटाना नहीं है, आपने उसको जो है वो कंधे के साथ ठीक है। लगाना आपने जो दूध पिलाया है वो भी उसके स्टमक में गया है, वो भी इंटेस्टाइन में नहीं गया, बिल्कुल ठीक। स्टमक से। अब वो चलता फिरता तो है नहीं कि वो जी। रिजॉल्व कर लेगा। तो वो रिगर्जिटेशन का चांस स्टमक से ज्यादा होता है। बिल्कुल सही। इन बच्चों में ज्यादा बिल्कुल सही। रिगर्जिटेशन होती है क्योंकि उनके इंटेस्टाइन सही काम नहीं कर रहे, प्रीमेच्योर है। थोड़ी देर एलिवेट करें, अमूमन तकरीबन 10 मिनट्स में बच्चा डिकार लेता है। अगर वो नहीं भी लेता तो 10 मिनट्स इनफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या होता है, बहुत दफा मैंने ये सुना है कि बच्चा सोते सोते, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, जब सुबह उठ के वालिदैन देखते हैं तो वो कहते हैं रात को तो बच्चा जो है वो सही सोया था और सुबह को हमें पता नहीं चला कि बच्चा को क्या हो गया। जी, ये क्या इसको होता कहते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अब इसका कोई कॉज नहीं है, ज्यादातर ये कहा जाता है कि इसका कॉज ये है कि अगर बच्चे ने को आपने फीड कराया और स्ट्रेट लिटा दिया तो हो सकता है उसकी सांस की नाली में कोई चीज चली गई है, सही, वो दूध चला गया जिसकी वजह से मगर सांस कोई बंद हो गलती गया। तो हुई है ना। और इसका रिस्क सबसे ज्यादा प्रीटर्म बच्चों में है, प्रीटर्म बच्चों में कि सोए हुए थे और वो उठे ही नहीं। प्रीटर्म बच्चों में इसका रिस्क तभी डॉक्टर ये कहते हैं कि आपने जब उनको लिटाना है, प्रॉपर कॉर्ड्स मिलती है, आप उनमें लिटा दें, उनमें लिटा ताकि थोड़ा सा दें, वो बेड पे एलिवेट ना लिटाएं हो, उनको। बेड पे स्ट्रेट ना लिटाएं। सही, सही, बिल्कुल सही है। Twins डॉक्टर साहब बच्चे- बहुत शुक्रिया जी। आपका कि आपने बहुत मुफीद बातें बताई और बहुत अच्छी बातें बताई, और इंशाल्लाह फिर भी हम आपको जो है वो जरूर इंशाल्लाह, प्रोग्राम में जो है वो बुलाएंगे भी, और मजीद भी आपसे जो है वो इस हवाले से जो है पूछेंगे, क्योंकि हमारी खवातीन को जितनी ज्यादा इस हवाले से अवेयरनेस मिले, और स्टार्टिंग में जो हमारी मतलब नई मदर्स बन रही हैं जो अभी जिनकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है और उनको इतना ज्यादा अंदाजा नहीं है, उनके लिए जो है वो ये प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव भी है, और साथ आप जैसे डॉक्टर जो है वो उनके लिए एक सदका जारिया भी है कि उन तक जो है वो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे जो मुलाकात रहेगी। इसी के साथ नाज़रीन मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आकर आपसे मिलते हैं तो मेरा दूसरा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मियाँ बीवी के हवाले से है। एक बहुत खास जो है वो रिसर्च हुई है, और इस रिसर्च और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बीवी शौहर से सालाना 8000 मिनट उलझती है। अब ये कोई खवातीन के अगेंस्ट जो है वो बात नहीं है, घरेलू नाचाकी मियाँ बीवी में जो है वो रोज़मर्रा की जो है वो रूटीन है, और इस हवाले से जो है वो माहिरीन मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बातों में लगे हुए हैं। माहिर नफ्सियात भी, हम जैसे भी और हमसे बड़े भी, जो हमसे ज़्यादा जो है वो अपना एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन आज तक की जो मियाँ बीवी का झगड़ा है ना, इसकी हम कोई जो है वो चीज़ निकाल नहीं पाए, कोई दवाई ईजाद नहीं कर पाए कि बीवियों को दे दें या शौहरों को दे दें तो लड़ाई और झगड़ा ख़त्म हो जाए। तो फिर रिपोर्ट ने जो है वो यही पेश किया कि जी बीवियां जो है वो शौहर से सालाना पूरे साल में 8000 मिनट उलझती हैं। तो जो 8000 मिनट आपके उलझने में गुजर जाते हैं पूरे साल में, तो फिर आप जो है वो मतलब आप लोगों को टाइम क्या मिलता होगा आपस में जो है वो बात करने का, तो उलझते ही रहते हैं। तो ये पूरे वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान लाइव। ये प्रोग्राम हम 2 घंटे आपके लिए जो है वो स्टूडियो से पेश करते हैं टीवी टुडे के इस प्लेटफॉर्म से, और कोशिश यही होती है कि इसमें वो टॉपिक्स रखे जाएं जिससे आप कुछ सीख सकें और कुछ ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। मियाँ बीवी का झगड़ा हर जगह होता है,
हर मुल्क में होता है, हर शहर में होता है, हर गली में होता है, हर मोहल्ले में होता है, हर घर में होता है। मियाँ बीवी जो है वो एक गाड़ी के दो ऐसे पहिए हैं कि अगर एक जो है वो थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा हो जाए तो गाड़ी जो है वो नहीं चल सकती, गाड़ी रुक जाती है, वहीं पर उसको रोकना पड़ता है जब तक कि आप जो है पहिया चेंज ना कर लें। तो इस वजह से जो है वो मियाँ बीवी जब तक साथ चलते रहते हैं, जब तक वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो फैमिलीज अंडरस्टैंड भी करती हैं, जो बीवियां या शौहर अपनी बीवियों को अंडरस्टैंड भी करते हैं, उनमें भी कभी लड़ाई हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि उनमें लड़ाई नहीं होती, लेकिन तहकीक और रिपोर्ट जो है वो कब से माहिरीन जो है वो इस काम पे लगे हुए हैं कि इस चीज का जो है वो किसी तरीके से अंदाजा लगा लिया जाए कि कब तक ये बीवियां या शौहर जो है वो एक दूसरे से लड़ते हैं। तो अंदाजा लगाया गया कि जनाब घरेलू नाचाकी तो हर माशरे का जो है वो एक हिस्सा है, उलझने जो है वो हर जगह पाई जाती हैं। इसमें जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें 3000 अफराद पे तहकीक की गई और पता चला कि शौहर की निस्बत बीवी ज्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार होती है और वो शौहर से भी और दूसरे अफराद खाना से भी जो है वो उलझती है और लड़ाई करती है। अब रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि हफ्ते में कम से कम 2 घंटे 25 मिनट और माहाना 11 घंटे बीवी अपने शौहर से लड़ती है। क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हर माशरे का हिस्सा होते हैं, इसलिए इसका अभी तक जो है वो कोई हल नहीं निकाला जा सका। लेकिन माहिर नफ्सियात कहते हैं हम सब इस जो है वो दौर में और इस दौड़ में जो है पड़े हुए हैं और लोगों को समझाते भी हैं, शौहरों को भी समझाया जाता है कि देखिए किसी को प्रॉपर चेंज कर देना ये पॉसिबल नहीं है जब तक वो शख्स अपने अंदर से उस तब्दीली को जो है वो फील ना करे या तब्दील होना ना चाहे। इसलिए बीवियां ज्यादा जज्बाती इसलिए भी होती हैं, शायद उन पर जो है वो बोझ ज्यादा होता है या वो ज्यादा इस बोझ को जो है फील कर रही होती हैं। बहरहाल अगर आप हफ्ते में कम से कम 2 घंटे 25 मिनट और माहाना 11 घंटे अपने शौहर से लड़ती रहेंगी तो फिर आप अच्छी बात कब तक करेंगी। इस पे माहिर नफ्सियात का क्या कहना है। डॉक्टर इमरान मुश्तबा जो है वो हमें अभी जैसे ज्वाइन करते हैं और जैसे ज्वाइन करते हैं हम उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कि ये हमारे माशरे में जो एक मामला जो है वो सर चढ़कर बोलता है, इसका हल क्या है, जिसका हल अभी तक बड़े बड़े माहिर नफ्सियात नहीं निकाल पाए। लेकिन एक बीवी को ट्रीट करने का तरीका शौहरों को मालूम होना चाहिए। जिन शौहरों के पास अपनी बीवी का ट्रीटमेंट मौजूद है उनकी बीवियां और उनका घर जो है वो सुकून में है, लेकिन जो शौहर खुद जज्बाती हैं और खुद जो है वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, उनके घर जो है वो मैदान जंग बना रहता है। तो अब इसका जो है वो हल क्या है ये डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। डॉक्टर इमरान मुश्तबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपके पास जी डॉक्टर साहब, बीवियां शौहरों से लड़ती हैं, ये तो आप हर घर का जो है वो एक सिचुएशन है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है और इसमें बताया है कि 8000 मिनट उलझती हैं सालाना, तो ये आप इस पर क्या कहेंगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है, शौहरों को इस पर क्या करना चाहिए और घर का माहौल बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी ऐसी तदाबीर हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक और जिंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मुझे मौका दिया जी। और लाखों दुरूद व सलाम वजाए खल्क़े कायनात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। देखिए जो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट की आप बात कर रही है ना, वो रिपोर्ट पाकिस्तान की नहीं है जी। वो रिपोर्ट वहाँ की है कि जहाँ पे ये सारी कैलकुलेशंस मौजूद हैं और जहाँ पे सास बहू की लड़ाई नहीं होती, जहाँ पे बिजली नहीं जाती, जहाँ पे जो है ना वो शादियों के मसले नहीं होते, जहाँ पे नन बावज का मसाइल नहीं होते, जहाँ कंबाइंड फैमिली सिस्टम नहीं होता, सही। वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 8 घंटे या 8000 मिनट जो है वो इस तरह से मिनटों सेकंडों को गिना हुआ उन्होंने जी। हमारे पास मसला पता है क्या? हमारे पास मसला जो है ना वो सबसे बड़ी बात ये है कि हम हैं तो मुसलमान, लेकिन हमने कभी भी इस्लाम को जो है ना पूरी तरह से फॉलो किया ही नहीं है। बिल्कुल सही। देखिए अगर घर के अंदर आपने मुझसे हल पूछा है, अगर घर के अंदर मर्द की पोजीशन को मान लिया जाए ना तो मसला खत्म हो जाता है। सही सही। और मर्द की पोजीशन क्या है जो अल्लाह के रसूल ने बता दी है, वो है इमाम की पोजीशन। इमाम क्या होता है? इमाम वो होता है कि अगर वो मस्जिद में हो तो उसके बाद लोग झुकते हैं, अगर वो स्कूल में हो तो उसकी बात सुनते हैं, अगर वो ऑफिस में हो तो वो बॉस होता है, इसी तरह सेम घर में भी होता है। तो अगर उसकी बात मान ली जाए तो फिर लड़ाई नहीं होती। अच्छा एक बात अच्छी तरह और भी समझ लें कि भाई लड़ाई वही होती है जब दोनों आगे से लड़ रहे हो। अगर एक बंदा खामोश है तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल लड़ाई हो नहीं सकती। और कब तक होगी? तो एग्जॉस्ट हो जाता है ना बंदा। बिल्कुल ऐसे ही। तो बात यह है कि जब ये मुकाबले की एक्सपेक्टेशन की दौड़ बढ़ जाएगी, हम जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क बनाया था, जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, वही मकसद को हमने इस तरफ कर दिया तो फिर लड़ाइयाँ तो होंगी, फिर तलाक होंगी,
कि जो मेरा हॉस्पिटल है इसकी दीवार के साथ जो है वो सेशन कोर्ट है। मुझे किसी ने कहा कि जी इसी तरह टीवी प्रोग्राम में कि जी तलाक के मौजू पे आप बात करें, तो मैंने थोड़ा सा डाटा निकाला तो पता ये चला कि पिछले 5 साल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा तलाकें जो हैं इस सेशन कोर्ट में हुई। सही। और वो तलाकें भी ऐसी तलाकें थी कि जो शादी की कुछ ही अरसे में हो गई। बिल्कुल ठीक। इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि बर्दाश्त खत्म हो गई माशरे में। नहीं तो हमने अपने बचपन में तो कोई तलाक का नाम नहीं सुना था। सही। दूसरा, जब आपको पता है, आप खुद ही इसी फील्ड से ताल्लुक रखती हैं डॉक्टर साहब जी जी, जब हम शादी करते हैं तो उस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी औरत होती है, उससे शादी करते हैं। और दुनिया की सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन मर्द से जो है ना वो औरत शादी करती है। कोई बेवकूफ तो नहीं है ऐसा जो किसी गलत आदमी से शादी करेगा? कोई करता है? सही। कोई खराब फल खरीदता है जाके बाजार से? नहीं खरीदता। तो कोई शादी करेगा उस वक्त वो दुनिया के सबसे अच्छे आदमी से शादी करती है, सबसे अच्छी औरत से शादी की जाती है। फिर बाद में क्या होता है? सही। फिर बाद में क्या होता है कि जिसकी वजह से वो एक दूसरे की शक्ल देखने को राजी नहीं होते। मैंने तो एक जगह पढ़ा था वही दुनिया के अच्छे तरीन लोग बुरे हो जाते हैं। हाँ, मैंने तो एक जगह पढ़ा था कि इंडिया पाकिस्तान एक ही बिस्तर पे सोते हैं। ये क्यों है भाई? सही है, ऐसा ही देखने को मिलता है। ये ऐसा क्यों है? उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने अपने रूल्स को फॉलो करना है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो मसाइल। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीदें हैं वो जो लगाई जाती हैं, जब वो पूरी नहीं होती हैं तो वो अच्छा, ये जो उम्मीदें हैं ना, ये उम्मीदें जो हैं ये तो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, इसका कोई एंड भी नहीं। बिल्कुल। जरूरियात जो है ना वो एक डिफरेंट चीज है, उम्मीद एक डिफरेंट चीज है। ऐसा ही है। जरूरियात भी करना तो दोनों का हक बनता है, औरत का भी हक बनता है और मर्द का भी हक बनता है। मर्द का भी हक बनता है, बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें अगर जो लोग समझ लें, मैं तो एक बात समझता हूँ कि जो छोटा सा मुसलमान बनना चाहिए इंसान, और वो छोटा सा मुसलमान क्या होता है कि जो जल्दी से माफ कर देता है, जो जल्दी से माफी मांग लेता है, जो शुक्रगुजार होता है। तो जब अगर कोई खातून ये समझे कि भाई पाकिस्तान में, मैं इस बात को जानता हूँ, आप इस स्टैटिस्टिक्स में कहा सकती हैं कि करोड़ों लड़कियां, लाखों लड़कियां शादी की उम्रों से गुजर के घरों में बैठी हुई हैं और भाभियों और नंदों भाभियों की सलवातें सुन रही हैं। ऐसे ही है। हजारों औरतें ऐसी हैं जिन जारी शादियां हो गई हैं और उनके शौहर नशे करते हैं, बुरे काम करते हैं। बिल्कुल। हजारों औरतें ऐसी हैं जिनके बच्चे नहीं हुए। तो भाई अगर जिनके बच्चे हो गए, जिनकी शादियां हो गई, शुक्रगुजार हो गए। ऐसा ही कौन सी लड़ाई? बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ तो 6 से बच्चों की माओ को मैंने इस तरह से घर छोड़ के जाते हुए देखा है, तलाक लेते हुए देखा है कि मैं हैरान हो जाता हूँ कितना नाशुक्रापन। इसी तरह से मर्दों का हाल है। इसी तरह मर्दों का हाल है। वैसे तो 24 घंटे भाग रहे थे शादी के पीछे, जब एक औरत मिल गई है तो उसकी जिंदगी हराम कर दी। अच्छा, ये क्या वजूहात हैं? ये डॉक्टर साहब, ये क्या मेंटालिटी है लोगों की कि जब चीज मिल जाती है तो उसकी वैल्यूज खत्म हो जाती हैं? उससे पहले उसकी ऐसी वैल्यू होती है कि बस उसको मलिका और बादशाह बना देते हैं, उसके बाद उसको जब वो औकात की हो जाती है। जी, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है वो यही है कि जो नाशुक्रापन का एलिमेंट हमारे अंदर एक भरा हुआ है। नाशुक्रापन, सही बात, बिल्कुल। जो शख्स शुक्रगुजार है ना, तो अल्लाह का भी शुक्रगुजार होगा, वो अपने वालिदैन का भी होगा, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने का भी होगा, वो अपने पड़ोसियों का भी होगा, वो नेचुरली अपनी बीवी का भी होगा, अपने बच्चों का भी होगा, अपने बहन भाइयों। सही, बिल्कुल सही। तो जो ये बच्चों की नेचर वाला आदमी होगा ना, जो हर वक्त क्वाइक करता रहता है कि ये खराब है, वो खराब है, तो वो उसके लिए हर चीज खराब होती है। हर चीज खराब है। सही चीज होती है। सबसे ज्यादा फिर एक हमारे जो माशरे के अंदर एक जो ये मर्दाना फिगर है कि जी मैं ही सब कुछ, जो मैं ही अकले कुलूं, ये सबसे खतरनाक है। ये खतरनाक है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो खवातीन होती हैं वो भी अब खुदा ना खास्ता अगर वो पढ़ लिख गई हैं तो भी वो बराबरी के लेवल पे आती है, लेकिन कुछ चीजें बराबरी का लेवल डिफरेंट है। देखिए, जो इज्जत अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू औरतों को, हमारी माओ बहनों को दी है, वो तो दुनिया में किसी औरत को नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, उन्होंने बिल्कुल औरत को नुमाइश बना दिया ना। अगर वो बराबरी की बात करते हैं, यहाँ तो जितनी इज्जत माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में, बीवी की सूरत में दी गई है, रिस्पेक्ट की, एक चादर और चार दीवारी की, इससे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है? अगर इसको क्या हो सकती है? सही बात है, बहुत बड़ी बात की आपने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समझ लिया जाए तो फिर मसाइल। अच्छा, फिर इंसान में अच्छी बुरी बात सब में होती है भाई, अगर सब में होती है, सही बात है। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेरे लिए रोल मॉडल है,
कि भाई जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे के लिए पसंद करना शुरू कर दो। अगर तुम ये चाहते हो कि तुमसे बदतमीजी ना की जाए तो तुम दूसरों से भी बदतमीजी ना करो। बिल्कुल तुम सही। चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत की जाए तो हाँ। तुमसे भी ना। डॉक्टर साहब, औरत को तब्दील करने की बात जो है वो हर जगह आती है कि औरत को बदलना चाहिए, औरत को जो है वो कंप्रोमाइज करना चाहिए। लेकिन दोनों की बात है, क्या औरत को इज्जत नहीं चाहिए, क्या मर्द को इज्जत नहीं चाहिए? बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने इमाम का फार्मूला बना दिया ना। देखिए, इमाम जब झुकता है मस्जिद में रुकू में तो सारी मस्जिद पीछे उसके झुकती है। बिल्कुल क्या ऐसा हो सकता है कि वो पीछे वाले खड़े हो जाए तो नमाज हो जाएगी? नहीं होती। बिल्कुल सही। सेम फार्मूला यही घर के अंदर समझने की बात है जो हम समझ नहीं रहे। हाँ। अगर वो मर्द है तो फिर उसको इमाम बनने वाली पोजीशन है। अच्छा, मैंने एक बड़ा मजे का वाकया पढ़ा और उसको मैं जरूर बताऊंगा। या व्हाट्सएप पे आप देखते रहते हैं लोग कि भाई जो टीन की छत होती है उस पर जब पानी गिरता है या पत्थर गिरते हैं तो बहुत आवाज देती है। हाँ। ऐसे ही ना, तो घर में जो लेकिन नीचे वालों को वो शेल्टर देती है, ना बारिश आता है ना पत्थर लगता है उनको। इसी तरह घर का मर्द होता है, बिल्कुल वो सारी तकलीफें खुद बर्दाश्त करता है लेकिन वो आवाजें बहुत निकालता है। सही है। आवाज वो लड़ाई झगड़ा करता है। तो ये समझ लेना चाहिए कि भाई अगर कोई जिसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है तो उसको परेशानी भी ज्यादा आती है, तो उसका रवैया भी आता है। लेकिन ये कोई बहुत अच्छी और हेल्दी साइन नहीं है किसी भी मर्द। बिल्कुल ठीक, कोई चीज सीखते अपने मसाइल, वो वही बात ये नेचुरल है। हाँ, ये करना ही करना है। प्यार, ये प्यार से भी समझाया जा सकता है, औरत को प्यार से भी, बेटी को प्यार से भी समझाया जा सकता है, बहन को प्यार से भी समझाया जा सकता है। बिल्कुल। मुकाबला नहीं करना है। मुकाबला जहाँ मुकाबला करेंगे वहां गए। देखिए, इमाम का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना। सही। मैंने बहुत बेहतरीन बात। उन घरों को बसते हुए देखा है कि जहाँ बीवी जो है अपने शौहर की इज्जत करती है, बच्चे जो हैं वो देखते हैं माँ को इज्जत करते हुए, तो बच्चे भी अल्टीमेटली बाप की इज्जत करते हैं। सही कह रहे हैं। अदरवाइज बिल्कुल ठीक। अदरवाइज उस घर में ना बाप की इज्जत होती है ना माँ की इज्जत होती है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। घर नहीं रहता। जब माँ बाप अपने के सामने बच्चे देखते हैं तो वो फिर दादा दादी की भी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली अपने बड़ों की इज्जत करते हैं। बिल्कुल। तो ये यूनिट जो है, ये घर का जो यूनिट है, जब तक ये नहीं होगा सही, उस वक्त जो है ना सिस्टम नहीं देखिए हमारा माशरा क्यों डिटेरिएट हो रहा है, हमारा यूनिटी बहुत कमजोर है भाई। ऐसा ही है। हमारे घर के मसाइल हैं। घर कितना भी बड़ा बना ले, घर के लोगों से घर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेहतरीन बात की। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह फिर आपसे जो है वो इस टॉपिक को मजीद जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतनी बड़ी ये बात है कि इसको शायद हम 2 से 3 जो है वो जुमलों में या सिर्फ इसे आधे घंटे में जो है वो इसे कंप्लीट नहीं कर सकते। जिस घर में औरत मर्द की इज्जत करती है, अपने शौहर को शौहर समझती है, और जिस घर में शौहर अपनी जिम्मेदारी को समझकर, जाहिर है ये जिम्मेदारी शौहर ने उठानी है। अगर आप जो है वो ऑफिस से बॉस की डांट खा रहे हैं तो घर आके बीवी को या बच्चों को तो जो है वो उसका निशाना ना बनाएं। आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप वो टारगेट जो है वो अपनी बीवी या बच्चों को ना बनाएं। आप अपने घर का माहौल अच्छा रखिए, आप बड़े बनकर दिखाइए। किसी एक को तो बड़ा बनना पड़ेगा। जो घर का सरबराह है वो ही अगर जो है वो गुस्सा भी करता है या कोई इस तरह की भी बात है, तो बीवियों को चाहिए कि वो थोड़ा सा जो है वो कूल माइंड रहे। पैसे की कमी हर जगह होती है। पैसे की कमी को जो है वो इशू बनाकर जो है वो लड़ाई झगड़े करना, घर के घर तबाह हो जाते हैं, तलाकें हो जाती हैं, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए खवातीन को भी चाहिए और मर्द हजरात को भी चाहिए, मैं किसी एक को जो है वो यहाँ पर नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ बीवियों की गलतियां हैं, मर्दों की भी गलतियां हैं। तो दोनों ही अपनी गलतियों को जो है वो देखें और लड़ाई झगड़े को खत्म करते हुए थोड़ा थोड़ा लड़ लिया करें। हल्का फुल्का लड़ने की इजाजत मैं भी दे देती हूँ चलें आपको, लेकिन ज्यादा नहीं लड़ना। घर का माहौल खराब नहीं करना और बच्चों के सामने नहीं लड़ना, नहीं तो आपका घर घर नहीं रहेगा, सिर्फ ईंटों का जो है एक मकान रह जाएगा। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। कल फिर